हेलो, नमस्ते, वेलकम। आपका स्वागत है न्यूज़ नोट्स में। और आई नो हम काफ़ी दिनों बाद मिल रहे हैं, बट आज हम न्यूज़पेपर करेंगे कल परसों का। और साथ में कुछ आर्टिकल्स आज के भी हैं, क्योंकि ईरान यूएस का जो इशू है वो ऑन गोइंग है। ठीक है, और इसको हम अच्छे से कवर करते हुए चलेंगे, जो भी अभी न्यूज़ में आ रहा है। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं स्पेसिफिकली फ्रॉम द इंटरव्यू परस्पेक्टिव ऑल्सो। ठीक है, जो हो सकता है कि आपकी डिस्ट्रिक्ट या फिर आपकी स्टेट से रिलेटेड कुछ न्यूज़ हो, है ना। जैसे आज के पेपर में स्पेसिफिकली अगर आपने स्पोर्ट्स एज अ हॉबी लिखा है कहीं पे भी, तो आपका जैसे आज आप देखोगे टेनिस से रिलेटेड एक न्यूज़ आई थी कि वहाँ पे भी जो अपना वर्चुअल सिस्टम होता है वो चालू करेंगे, जो थर्ड एम्पायर वाला जो चीज़ होता है ना क्रिकेट में, जहाँ पे आप कॉल कर सकते हो, उसके एक्शन को वापस से क्वेश्चन कर सकते हो। वो चीज़ अब आप देखोगे, पहले यूएस ओपन वगैरह में थी, अब विंबलडन में भी वो चालू होने वाली है। तो उससे रिलेटेड आप देखोगे एक आर्टिकल था। दूसरा, राजस्थान की एक छोटी सी अकेडमी है जो अरावली अकेडमी करके, जो पहले एक बहुत छोटी सी, मतलब मैं कहूँगी स्पोर्ट्स का एक ट्रेनिंग सेंटर हुआ करता था, फिर बाद में इसको और बढ़ाया गया। जिसने ये शुरू किया था अशोक जी ने, वो आप देखोगे नहीं रहे, क्योंकि वो कोविड में मतलब ही गॉट एक्सपायर्ड। बट उनके ब्रदर अब इस अकेडमी को संभाल रहे हैं। और ये अकेडमी मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि इस अकेडमी से अभी 4 प्लेयर्स को आईपीएल के सिलेक्शंस मिले हैं, मतलब वो आईपीएल में खेलने वाले हैं। तो कोई भी स्पोर्ट्स एकेडमी के लिए इससे बड़ी कोई बात नहीं होती कि इतना बड़ा कमर्शियल इवेंट, मतलब स्पोर्टिंग इवेंट तो है ही, बट कमर्शियल इवेंट जिससे आप देखोगे विजिबिलिटी मिलती है, वहां पे अब उसके जो बंदे हैं वो खेलने लगेंगे। और इस वजह से आप देखोगे एकेडमी काफी न्यूज में थी। ठीक है, बहुत सारा छोटा टैलेंट, रूरल टैलेंट है ना, उसको आई करके उसको नर्चर करना, उसको ट्रेन करना और इंश्योर करना कि वहां पे सेलेक्टर्स और जो आईपीएल के सेलेक्टर्स वगैरह जो होते हैं उनकी नजर पड़े, कैप्टन की नजर पड़े, और वो आके इस टैलेंट को लेके जाएंगे। एक बहुत बड़ी बात होती है, एक बहुत अचीवमेंट एक छोटी सी अकेडमी के लिए। वैसे ही हम्फी जी जो हैं, जो इंडिया के आई थिंक चेस प्लेयर में काफ़ी हाई रैंकिंग रखती हैं, आई थिंक, या फिर हो सकता है कि हाईएस्ट ही रैंकिंग हो। तो इन्होंने साइप्रस में एक इवेंट होने वाला था चेस का, जो कि आपको पता है कि फाइड है उनका, जो इंटरनेशनल बॉडी है जो कंडक्ट करवाता है पूरे चेस के टूर्नामेंट्स एक्सेट्रा। तो साइप्रस में ये इवेंट होने वाला था, और आपको ये पता ही होना चाहिए कि साइप्रस अभी न्यूज़ में था, कंसिडरिंग यूएस जो है वो यूके को फोर्स कर रहा है कि आप साइप्रस को एज अ बेस बना के यूज़ करने दो हमें, ताकि हमें ना यहाँ से अपने मिसाइल्स लॉन्च वगैरह कर सकें। ठीक है, लेकिन यूके ने मना कर दिया है कि वो साइप्रस को नहीं यूज होने देंगे। तो इस वजह से आप देखोगे इसराइल और ईरान का जो इशू चल रहा है पूरा इस युद्ध में, साइप्रस जो है वो एकदम, मतलब लोकेशन अगर आप उसकी देखोगे तो काफी ज्यादा थोड़ा सा कंटेंशियस लोकेशन में आता है ये। इसलिए आप देखोगे कि साइप्रस में जो ये इवेंट होने वाला है, तो हम्फी जी ने मना कर दिया है कि वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगी। जनरली क्या होता है कि कोई इंटरनेशनल इवेंट होता है, जैसे इसमें अगर आप देखोगे लास्ट में सिर्फ 16 ही लोग पार्टिसिपेट करने वाले हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे मल्टीपल लेवल्स पे इवेंट होते हैं। फाइनली जाके एक लास्ट में लेयर निकलती है कि 10 या 16 की जो हाईएस्ट जिनकी रैंकिंग होती है वो ये आपस में compete करते हैं। तो अगर आप ऐसे इवेंट्स में से बाहर निकलते हो, ठीक है, तो जनरली क्या होता है, कोई ना कोई पेनल्टी भी होती है। तो जैसे इस इवेंट में से आप देखोगे हम्फी जी को बोला जा रहा है कि शील हैव टू पे अराउंड ₹10 लाख। ठीक है, कि वो इससे निकलना चाहती हैं, बट वो यही कह रही हैं कि पर्सनल सेफ्टी जो होती है इट इज ऑन अ मच हायर प्रायोरिटी देन कोई भी चेस टूर्नामेंट, क्योंकि पता नहीं है कि कभी भी युद्ध जो है वो और ज्यादा खतरनाक हो जाए, अग्रेसिव हो जाए, और साइप्रस पे कोई हमला हो जाए या साइप्रस को बेस बना के यूज करने लग जाए, तो हो सकता है कि वो वहां पे स्ट्रैंडेड भी हो जाए। तो इनफैक्ट वो इवेंट ऑर्गेनाइजर्स को भी बोल रही हैं कि आपको भी कंसिडर करना चाहिए कि लोकेशन कैसे शिफ्ट की जा सकती है, ताकि सेफ्टी जो लोकेशंस हैं वहीं पे आप देखोगे ये इवेंट कंडक्ट करवाया जा सके। तो ये मतलब देखो, ये वाले न्यूज़ आर्टिकल्स जो हैं, मैंने क्या किया है, सब कुछ तो क्योंकि मुझे 3-4 स्टूडेंट्स ने बोला था कि मैम आप सारे न्यूज़ आर्टिकल्स कवर करवा दिया कीजिए जो आप हाईलाइट करती हैं। तो देखो, दो चीज़ें हैं, एक तो आपको यहाँ पे ना, एक तो ये वाला न्यूज़ नोट्स का चैनल है, दूसरा आप देखोगे एक करंट अफेयर्स, ठीक है, अंडरस्कोर करके न्यू करके चैनल है या ग्रुप है एक्चुअली वो। उसमें हम लोग डेली न्यूज़पेपर्स भी डालते हैं, प्लस ये जो हाईलाइटेड न्यूज़पेपर्स होते हैं ना, जो आपको आर्टिकल्स पढ़ने चाहिए, उसमें से क्या क्या हाईलाइट करके मैंने ऑलरेडी डाल दिया है, जो जनरली आप देखोगे नॉलेज है जो आपको लेनी चाहिए, क्योंकि आप अगर पूरा बैठ के पेपर पढ़ोगे तो टाइम लगेगा। तो वो काम हमने वहां कर दिया है। तो वहां पे आप देखोगे तो स्पोर्ट्स रिलेटेड आर्टिकल्स को भी मैंने हाईलाइट किया है ना, कुछ भी नहीं बचा उस पेपर में से टेक्निकली, उसमें सब कुछ हाईलाइट कर दिया जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और जो ऐसी न्यूज़ है जो बार बार रिपीट हो रही है, जो नहीं पता हो तो भी चलेगा क्योंकि पहले पढ़ लिए, तो उसको अपन अंडरलाइन नहीं करते हैं। ओके, तो आप ये वाला ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, नहीं तो आप यहाँ पे मैसेज कर देना मुझे, ठीक है, या फिर @प्रज्ञा मार्क पे। ओके, और फिर यहाँ से मैं आपको हेल्प आउट कर दूंगी कि आपको यहाँ कैसे रीच करना है। ठीक है, तो ये था पूरा मतलब स्पोर्ट्स रिलेटेड जो न्यूज़ आपको पता होनी चाहिए थी। अब अपन चलते हैं मेन न्यूज़ आर्टिकल्स की तरफ, ईरान यूएस। तो ईरान यूएस का जो पूरा इशू चल रहा है वो करीबन हमारे जितना भी आज स्लाइड्स बना है उसका 50 से 60% आप देखोगे सिर्फ इसी के ऊपर बेस्ड है, 3 दिन का जो 2.5 दिन का न्यूज़पेपर है उसके ऊपर। ठीक है,
तो हुआ क्या है मैं आपको बता देती हूँ, एक अपडेट दे देती हूँ। एक्चुअली हुआ क्या था कि 28 फरवरी को ये ईरान यूएस वाला पूरा युद्ध शुरू हुआ था, ठीक है। यूएस ने यह युद्ध इस तर्ज पे शुरू किया था कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर एनरिचमेंट कर रहा है, वो न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के तर्ज पे है, ठीक है। और मतलब अब उस पर कोई भी रोक टोक नहीं है और इसलिए हम इसको कंट्रोल करना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि कोई और कंट्री न्यूक्लियर वेपन्स बना के इस पूरे रीजन की स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब करे। ये तर्ज था इनका अटैक करने का। ये मैंने आपको पहले भी बताया है, ईरान और यूएस वाला जो मैंने वीडियो बनाया था राइवलरी वाला, उसमें कि कैसे ये जो पूरा इनका रीजनिंग था वो फ्लॉड है, कंसिडरिंग 2017 में जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन भी आया था। उसके बाद लास्ट ईयर 2025 में जब आप देखोगे इजराइल और यूएस ने मिलकर 12 दिन का एक अटैक किया था ईरान के ऊपर, जिसमें उन्होंने आप देखोगे जो बॉम्बर्स होते हैं, जो अंडरग्राउंड बॉम्बर्स होते हैं, जो स्ट्रेट जाके आप देखोगे अंडरग्राउंड में जो डंपर्स या बंकर्स होते हैं उनको भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, या न्यूक्लियर फैसिलिटीज कोई अंडरग्राउंड है जिसको अपने नॉर्मल बॉम्बर्स या मिसाइल्स या ड्रोन्स डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, उसके लिए स्पेशली जो मदर बॉम्बर्स थे वो डाले गए थे। तो उन्होंने ये क्लेम किया था कि हाँ हमने ऑलमोस्ट जो ईरान की कैपेसिटी है न्यूक्लियर वेपन्स या एनरिचमेंट वाली उसको डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो जब आप पिछले साल ये क्लेम कर रहे हो, ठीक है, तो इस साल वापस से उसी रीजन पे आप अटैक कैसे कर सकते हो, उसी रीजन के तर्ज पे। तो जो भी हो, रीजनिंग यूएस की यही थी और उन्होंने ये कहा था कि हम लोग ईरान को थोड़े दिन में ही डिस्ट्रॉय कर देंगे। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आपको इस टाइम पे ईरान का बैकग्राउंड पता होना चाहिए कि ईरान की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स क्या चल रही है। देखो ईरान जो है ना, उसके बारे में आपको दो तीन चीजें पता होनी चाहिए। एक तो ये है कि जो ईरान के डोमेस्टिक पॉलिटिक्स थे वो ऑलरेडी खराब चल रहे थे। ईरान आपको पता है कि एक शियाइट रेजीम है, ठीक है। इस्लामिक रेवोल्यूशन 1979 के बाद वो कंप्लीटली आप देखोगे कि इस्लामिक कंट्री हो गया था, लेकिन उसमें भी शिया डोमिनेटेड है, ठीक है। उनके उनके यहाँ पे जैसे प्रेसिडेंट वगैरह तो है, उनकी पार्लियामेंट भी है, लेकिन जो हाईएस्ट बंदा होता है, जैसे अपने यहाँ पे अगर आप देखोगे दो तरीके के लीडर होते हैं, एक होता है डी फैक्टो और एक होता है डी नॉमिनो, करेक्ट है। तो डी नॉमिनो जैसे अपने इंडिया में प्रेसिडेंट होते हैं जो एक रबर स्टैम्प की तरह है, जिनके आप देखोगे हर पेपर पे साइन है, बट एक्चुअल में गवर्नमेंट कौन रन करता है, डी फैक्टो प्राइम मिनिस्टर या फिर उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। वैसे ही आप देखोगे ईरान में, अगर आप देखोगे कहने को तो पार्लियामेंट प्रेसिडेंट सब लोग हैं, लेकिन एक्चुअली में जो पावर कॉन्सेंट्रेशन हो रखा है वो वहां पे एक पोजिशन होती है सुप्रीम लीडर की, ठीक है, वो उसके पास होती है। तो इसी वॉर में हुआ क्या था कि यूएस ने बेसिकली एक कोई मीटिंग चल रही थी सुप्रीम लीडर की और हाई प्रोफेशनल्स वगैरह की, जिसमें मिलिट्री कमांडर्स, उनके बहुत सारे इंपॉर्टेंट दिग्गज नेता है ना, प्लानिंग स्ट्रैटेजिस्ट सब थे। और उन्होंने पता नहीं कैसे पता लगाया इस लोकेशन को, और वहां पे करीबन 40 जो इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट लोग थे इंक्लूडिंग द सुप्रीम लीडर, उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। यूएस ने एक टारगेटेड अटैक किया था और ईरान में इसको सुप्रीम लीडर का मार्टायर होना कहते हैं, कि वो शहीद हुए हैं देश के लिए, ठीक है। उसके बाद आपको पता है कि सुप्रीम लीडर के जो सेकंड एल्डेस्ट सन है मोतजबा खमीनी, ठीक है। पहले जो थे वो तो अयोतुल्ला खमीनी थे और अभी जो है वो मोतजबा खमीनी है, जो उनके सेकंड एल्डेस्ट सन है, उनको आप देखोगे सुप्रीम लीडर बनाया गया। अब उनके आगे अयोतुल्ला का जो टैग है वो इसलिए नहीं लगाया गया क्योंकि अयोतुल्ला जो होता है ना, बेसिकली जैसे रिलीजन जो होता है ना इस्लाम में, तो जितना आप स्टडी करते हो ऊपर पहुंचते हो है ना, उस हिसाब से आपको ये टैग मिलता है। तो अभी मोजबा खमीनी जो थे वो अयोतुल्ला नहीं थे क्योंकि वो रिलीजियस पढ़ाई में उतना ऊपर तक नहीं पहुंचे हैं, लेकिन अब ऐसा बोला जाता है कि सुप्रीम लीडर बनने के बाद हो सकता है उनको अयोतुल्ला का टैग भी मिल जाए, ठीक है। तो ये पूरा एक तो ये चीज हुई कि उनके सुप्रीम लीडर को आपने एलिमिनेट कर दिया। दूसरा आप देखोगे ईरान के साथ क्या हुआ था कि ईरान की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स जो थी या इकोनॉमिक्स थी वो बहुत खराब चल रही थी। इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा था, लोग सड़कों पे आ रहे थे, इकोनॉमिक क्राइसिस ऑलरेडी बहुत ज्यादा चल रहा था, ठीक है। प्लस आपको पता है 2019 में भी प्रोटेस्ट हुआ, 22 में भी जो अपनी महासा अमीनी थी, ठीक है, जिसको मॉरल पुलिसिंग के ऊपर की लड़कियां जो है बुरखा पहने बिना बाहर नहीं निकल सकती, तो ऐसे स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट के लिए उन्होंने एक मॉरल पुलिस बना रखी है। तो वो आप देखोगे कस्टडी में लेती है एक लड़की को 22-24 साल की और उसकी डेथ हो जाती है, तो उसको लेके भी प्रोटेस्ट हुए थे। तो कहीं ना कहीं 2018-17 से ऑनगोइंग इशू चल ही रहा था और अब जाके आप देखोगे वापस से लोग जो थे भड़क उठे थे क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा था, इकोनॉमिक इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा जा रहा था, बेसिक चीजों के दाम जो थे बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, मर्चेंट्स जो थे मतलब होता है ना मार्केट्स में, वो परेशान हो रहे थे। तो वहीं से आप देखोगे प्रोटेस्ट शुरू होते हैं। अब ये प्रोटेस्ट लास्ट ईयर 2024 में ही शुरू हो जाते हैं दिसंबर के आसपास से, और तभी आप देखोगे ट्रम्प जो थे वो इंटरेस्ट हो गए थे ईरान में, क्योंकि उन्होंने कहा था कि दिस इज द हाई टाइम। जब कंट्री अपने जो लीडर से परेशान होती है तो उन्होंने डोमेस्टिक प्रोटेस्ट के में को सपोर्ट करने के लिए आप देखोगे बहुत सारे स्टेटमेंट्स दिए उन्होंने, और क्योंकि ईरान जो था वो नहीं चाहता था कि ये प्रोटेस्ट जो है बढ़े, तो ईरान ने क्या करा है हमेशा से, चाहे 19 के प्रोटेस्ट हो, 22 के प्रोटेस्ट हो लोगों के द्वारा, उन्होंने हमेशा से इस प्रोटेस्ट को दबाने की कोशिश करी है, और वो भी मॉरली नहीं बल्कि पावर यूज करके, मिलिट्री यूज करके, आर्मी यूज करके, पुलिस फोर्सेज यूज करके, लोगों को कस्टडी में लेके उनको फिर बाद में हैंगिंग वगैरह कर देते हैं। तो यही चीज अभी भी हुई, जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे सरकार के खिलाफ, ठीक है,
तो ये मतलब प्रोटेस्ट इस हद तक बढ़ गए थे कि लोगों ने बोला था हमें रेजीम चेंज चाहिए। अब इसमें क्या होता है, एंट्री हो जाती है जो 1979 में शाह डायनेस्टी, जिसको ओवरथ्रो करके आप देखोगे इस्लामिक पूरा देश बना था, तो वो शाह डायनेस्टी के जो बेटे हुआ करते थे, ठीक है, वो यूएस में बैठे थे, तो वो भी आप देखोगे इसमें सपोर्ट करने लग जाते हैं कि हाँ रेजीम चेंज होना चाहिए, सुप्रीम लीडर को हटाना चाहिए, कोई और गवर्नमेंट होनी चाहिए, ऐसे करके। तो यूएस की इस तरीके से इसमें आप देखोगे एंट्री होती है, और ईरान को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता है, ठीक है। तो ये एक चीज थी। और तीसरा आप चीज देखोगे इसके अंदर, वो है ईरान का एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस। देखो कोई भी इशू को ना आपको इतनी गहराई से पता होना चाहिए ताकि आप किसी को समझा पाओ, है ना। एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस मैंने पहले भी बताया था कि ईरान जो है उसने बेसिकली अपने आप को सपोर्ट करने के लिए एक दो तीन आप देख सकते हो छोटे मोटे प्लेयर्स को सपोर्ट किया है। जैसे आप देखोगे हमस जो पैलेस्टीन में एक्टिव है, ठीक है, गाजा में। एक आप देखोगे हेजबोला ग्रुप है जो इसराइल में एक्टिव है, सॉरी लेबनान में है, लेकिन इसराइल के अगेंस्ट आप देखोगे ईरान को सपोर्ट करता है। हमस भी आप देखोगे इसराइल के अगेंस्ट फाइट करता है। और एक हाउदी रिबेल्स हैं, वो बेसिकली येमन में है, ठीक है, वो भी कहीं ना कहीं ईरान के प्रॉक्सीज ही हैं। तो ये तीनों ग्रुप्स जो है वो ईरान के प्रॉक्सीज हैं। ईरान इनको फंडिंग, इनका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है ना, इनको ट्रेनिंग प्लस आप देखोगे प्लानिंग वगैरह सब कुछ करवाता है। इनके लीडर्स के साथ इसकी अच्छी खासी बनती है। ईरान अगर कोई युद्ध में जाता है तो ये तीनों अपने आप इन्वॉल्व हो जाते हैं। इसलिए आप देख रहे होगे कि ईरान जब यूएसए ईरान पे अटैक करता है तो हेजबोला इसराइल पे अटैक करना शुरू कर देता है, क्योंकि अल्टीमेटली हेजबोला ग्रुप जो है वो कंट्रोल कौन कर रहा है, ईरान। और स्पेसिफिकली उसके बाद तो ये बहुत ज्यादा हो गया जब लास्ट ईयर 12 डे वॉर हुआ था, है ना, और उसके पहले भी। तो इसराइल और यूएस ने अपना इंटेलिजेंस का यूज करके, सीआईए और मोसाद ने मिलकर क्या करा है, हेजबोला के जो टॉप लीडर्स थे उनको एलिमिनेट कर दिया। इवन हमास में भी ये हुआ कि हमास ग्रुप के कुछ टॉप लीडर्स थे, उनको एलिमिनेट कर दिया। तो कहीं ना कहीं इस ग्रुप को पूरा पैरालाइज या खत्म ही कर दिया था। फिर ईरान ने इसको वापस रिवाइव किया, यहाँ पे अपने जो टॉप लीडर्स थे इनको भेजे, वहाँ पे इनको ट्रेनिंग वगैरह दी, नए वेपन्स वगैरह प्रोवाइड करे, इनको सिखाया कैसे लड़ना है ऑन द ग्राउंड, ऑफ द ग्राउंड, है ना, टेक्नोलॉजी के साथ। और अब आप देखोगे यही जो ग्रुप है वो इनके लिए एक अच्छा दावेदार साबित हो रहा है, क्योंकि वो इसराइल के साथ अपनी फ्रंट पे लड़ रहा है, ठीक है। तो ये तो मोटा मोटा एक बैकग्राउंड था जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब इन सब के बीच में हुआ क्या है वो समझो। हुआ ये है कि इस वॉर में दो तीन चीजें हो रही हैं, ठीक है। एक तो आप देखोगे जो वॉर 28 मार्च को यूएस ने शुरू किया था कि वो 2 दिन में खत्म कर देंगे, ठीक है। और स्पेसिफिकली जब सुप्रीम लीडर की डेथ हुई थी तब तो यूएस है बाकी सबको लग रहा था कि अब तो ईरान गया, अब तो आप देखोगे हम लोग आसानी से वॉर जीत जाएंगे। लेकिन इसके बाद और उल्टी चीज होती है, दो तीन चीजें क्या होती है। एक तो ईरान में जो डोमेस्टिक प्रोटेस्ट चल रहे थे, अब क्योंकि एक एक्सटर्नल फैक्टर उनकी कंट्री पर अटैक कर रहा है और खत्म करने पर तुला है, तो कंट्री ऑलमोस्ट यूनाइट हो गई। मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सारे के सारे लोग एक साथ हो गए, अभी भी कुछ लोग हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसको मतलब है ना रजीम को हटाना चाहते हैं, बट मेजोरिटी ऑफ द कंट्री जो थी, अब ओपन जैसे होता है ना कि इंडिया में भले कितने इश्यूज है, लेकिन पाकिस्तान अटैक करेगा तो हम सब मिलकर पाकिस्तान को पहले पछाड़ेंगे और फिर अपने आपस के इशू सुलझाएंगे। तो वही चीज ईरान में भी हुई है कि क्योंकि आप देखोगे बाहर से एक्सटर्नल एक थ्रेट आने लग गया, तो काफी सारे हद तक लोग जो थे वो यूनाइट हो गए और अब अभी यूएस के खिलाफ फाइट करने के लिए आतुर हैं। दूसरा आप चीज देखोगे कि ईरान जो है सुप्रीम लीडर की डेथ के बाद हुआ क्या था कि जो सुप्रीम लीडर के पास पावर थी वॉर्स ऑर्डर करने की, है ना, इक्विपमेंट्स ऑर्डर करने की, या फिर जो मिसाइल्स वगैरह होती हैं उसको यूज करने की परमिशन देने की, अब ऐसा हुआ था कि किसी को पता ही नहीं था। लोगों को लगा था कि नया सुप्रीम लीडर अपॉइंट नहीं होगा तो ये पावर कहीं मिलेगी नहीं, तो इस वजह से ईरान वॉर में हार जाएगा। किसी को पता ही नहीं था कि सुप्रीम लीडर ने पहला ही ऐसा पावर स्ट्रक्चर बना रखा है जहां पे अगर उनको कुछ हो जाता है इस वॉर में, या टॉप लोगों को कुछ हो जाता है जो उनको कमांड देते हैं, तो नीचे बहुत सारे ऐसे 40 या 41 डिसेंट्रलाइज, मतलब जितनी भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको, उनके ऊपर के जो लीडर्स होते हैं उनको परमिशन मिल जाएगी और वो फिर अपने हिसाब से कैसे भी करके लोकल लेवल पे वॉर को आगे बढ़ा सकते हैं। तो अब इस वॉर को, जो डिसेंट्रलाइज्ड वॉर है, इसको कंट्रोल कर पाना और ज्यादा डिफिकल्ट है रादर देन एक सेंट्रलाइज्ड वॉर को जो कि एक सुप्रीम लीडर गवर्न कर रहे थे। तीसरा चीज आप देखोगे, ईरान जो है वो किसी को पता ही नहीं था कि उसके पास इतने सारे वेपन्स या स्टॉक पाइल्स ऑलरेडी हैं, ठीक है। न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है, पर उसके पास जैसे अपने इंटरमीडिएट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल्स वगैरह हैं। ये अभी तक सिर्फ अपन सोच रहे थे कि उसके पास है, लेकिन फाइनली अभी क्या हुआ, बिल्कुल कल ही ईरान ने बेसिकली अपनी इसको परचम दिखाते हुए, ठीक है, इसको मतलब दिखाया है। अरे एक मिनट, हाँ सॉरी ये हटा नहीं था। तो इसमें क्या हुआ है कि ईरान ने, अभी आप देखोगे कल एक न्यूज आ रही थी कि पहली बार जो वॉर मिडिल ईस्ट में चल रहा था, जिसमें आप देखोगे 6 गल्फ कंट्रीज इन्वॉल्व थी, ईरान था, इराक था, है ना, यहाँ पे इसराइल है, फिर आपका जॉर्डन है, लेबनान है, ये पूरा जो फ्रंट है मिडिल ईस्ट वाला ये इन्वॉल्व था। पहली बार ऐसा हुआ है
कि इंडियन ओशन में, ठीक है, जैसे ये आपका मानो ये इंडिया है, यहाँ पे अफ्रीका है, ये मेडागास्कर है, तो आपको पता है कि यहाँ पे मॉरिशियस आता है। मॉरिशियस इज अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, ठीक है। तो मॉरिशियस का ही एक बहुत साल पहले एक इशू चला था चागोस आर्कोपेलाजो का। ये चागोस आर्कीपेलाजो, ठीक है, ये आर्कीपेलाजो मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, ठीक है। तो बेसिकली मॉरिशियस की ही आप देखोगे बहुत सारे आइलैंड्स हैं ऐसे, बहुत सारे, इन सबको अपन मिला के मॉरिशियस कहते हैं। उसी में एक ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है जिसको अपन चागोस आर्कीपेलाजो कहते हैं। इसमें मतलब ऐसे ये आइलैंड हो गया, ये आइलैंड हो गया, ये हो गया, ये हो गया। इसी आइलैंड में एक जो आइलैंड है उसका नाम है डिएगो गार्सिया, ठीक है। अभी मैं क्यों बता रही हूँ, तो ये सपोज करो कि यहाँ पे आता है, ईरान यहाँ पे है, तो ईरान ने लिटरली ये जो डिएगो गार्सिया है ये इससे करीबन 38 किलोमीटर की दूरी पे, 3800 किलोमीटर की दूरी पे है। और जब भी अभी तक जो ईरान अपने ड्रोन या मिसाइल्स यूज कर रहा था वो सारी सबकी रेंज 2000 किलोमीटर से कम थी। इसलिए यूएस को लग रहा था कि कोई फर्क नहीं पड़ता, आपस के बस ये जो कंट्रीज है गल्फ वाले यहीं पे अटैक करेगा, और हमारे जो यूएस के बेसिस है इंडियन ओशन में या इधर उधर जो काफी दूर है ईरान से, वो सेफ है। लेकिन ईरान ने कल आप देखोगे 2 मिसाइल्स फायर करी इस डिएगो गार्सिया पे, ठीक है, जो चागोस आर्कीपेलाजो में आता है, जो कि मॉरिशियस की टेरिटरी है, ठीक है। इसका भी मैं आपको इशू बताऊंगी। तो यहाँ पे आप देखोगे उसने फायर किया 3800 किलोमीटर पे, तब लोगों को पता लगा कि ईरान के पास इंटरमीडिएट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल्स भी हैं, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं आप देखोगे पूरे वॉर को एक अलग ट्रैजेक्टरी पे ले गया, क्योंकि कहीं ना कहीं अब लोगों को डर लगने लगा है कि ईरान के पास हो सकता है इससे ज्यादा इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स भी हो सकती हैं, जो वो बाद में लेटर स्टेज पे यूज कर सकता है, ठीक है। और ऑल्दो इन मिसाइल से ज्यादा कुछ नुकसान नहीं हुआ डिएगो गार्सिया पे, एक को तो इंटरसेप्ट कर लिया गया था और एक आप देखोगे गलत जगह पे फायर हुई, बट कहीं ना कहीं इसे डर तो लग ही गया कि अब भाई यूएस को और हाई अलर्ट पे रहना पड़ेगा, ठीक है। अब पहले ये समझो कि मॉरिशियस, चागोस और डिएगो गार्सिया वाला पूरा इशू क्या है, पहले इसको समझो, ठीक है। देखो होता क्या है कि मॉरिशियस भी अपने जैसे यूके या ब्रिटेन की एक कॉलोनी हुआ करती थी, ठीक है। फिर आप देखोगे इनको आज़ादी मिलती है, लेकिन यूके ने ये चागोस आर्कीपेलाजो जो है ना, जो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, इसी की एक आइलैंड है डिएगो गार्सिया, ठीक है, उसको इन्होंने मना कर दिया था देने से, और ये इनके पास ही था। जब आप देखोगे मॉरिशियस आज़ाद हुआ तब भी इन्होंने ये अपने पास ही रखा, और अपने पास सिर्फ रखा नहीं, इन्होंने बेसिकली यूएस के साथ एक 99 ईयर्स का लीज साइन किया था, ठीक है। पहले 30 था, फिर 60 था, ऐसे करके, ये कितने साल का था वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यूके ने यूएस के साथ एक डील साइन कर लिया, जिसके तहत यूके ने ये यूएस को दे दिया, और यूएस ने यहाँ पे आके बेसिकली अपना पूरा एक मिलिट्री बेस बना लिया, जहाँ पे सबमरीन्स की डॉकिंग भी हो सकती है, जहाँ पे आप बड़े बड़े मिसाइल्स और ये सब भी रख सकते हो, ठीक है। तो इंडियन ओशन में डिएगो गार्सिया यूएस के लिए एक इंपॉर्टेंट मिलिट्री बेस है, जो उसने बहुत पहले भी, जैसे इराक का पूरा वॉर हुआ था, ईरान वाला रेवोल्यूशन हुआ था, वियतनाम वॉर हुआ था, वियतनाम तो नहीं बट आपका ये जैसे ऑयल क्राइसिस आया था, ठीक है, अफगानिस्तान में जो वॉर हुआ था, है ना, इराक में जो 2003 में इन्वेजन किया था, जो भी यूएस ने बेसिकली मिडिल ईस्ट, सेंट्रल एशियन कंट्रीज या इंडियन ओशन की कोई मतलब इंडियन ओशन में जो भी कंट्रीज हैं, वहां पे यूएस ने कोई भी ऑपरेशन किए, वहां पे आप देखोगे ये बेस बहुत इंपॉर्टेंट साबित हुआ है, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे यूएस के परमानेंट मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, प्लस आप देखोगे सबमरीन, एयरक्राफ्ट कैरियर्स, वो सब आके यहाँ पे रिफ्यूलिंग रुक सकते हैं, वो सारी चीजें हो सकती हैं। अब हुआ क्या था कि मॉरिशियस ने यूके के ऊपर केस किया था, और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो कि यूनाइटेड नेशंस के अंदर आती है ना, एक जुडिशियल अथॉरिटी, उसके साथ में केस रजिस्टर करवाया था कि ये गलत है, चागोस आर्कीपेलाजो और डिएगो गार्सिया मॉरिशियस का ही है, और यूके को उसको रिटर्न करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली बहुत सारे हमारे ओरिजिनल ट्राइबल लोग भी रहते हैं, जिनको डिस्प्लेस करके ये आइलैंड यूके ने हड़पा था। फाइनली केस चलता है, और मॉरिशियस के फेवर में आप देखोगे आईसीजे रूलिंग देता है कि हाँ ये मॉरिशियस का हिस्सा है और यूके को इसको रिटर्न करना चाहिए। पहले यूके ने मना कर दिया था, फिर बाद में आप देखोगे 2025 में जो यूके के प्राइम मिनिस्टर है केयर स्टारमर जी, जब आप देखोगे जो अपने अक्षता मूर्ति जी हैं, उनके जो हस्बैंड थे वो है ना ऋषि सुनाक जी, पहले वो थे प्राइम मिनिस्टर यूके के, वो हट जाते हैं, और उसकी जगह जब नए इलेक्शंस होते हैं और केयर स्टारमर जो है वो यूके के प्राइम मिनिस्टर बन के आते हैं, तो उन्होंने मॉरिशियस के साथ एक 2025 में अग्रीमेंट किया, जहां पे उन्होंने ये पूरा का पूरा आर्कीपेलाजो मॉरिशियस को दे दिया, बोला कि आपका आप संभालो, और डिएगो गार्सिया को उन्होंने 99 ईयर्स की लीज पे ले लिया वापस, ठीक है, कुछ पेमेंट के बदले, आई थिंक 100 मिलियन पाउंड या ऐसे कुछ उन्होंने बोला है कि हम आपको पेमेंट करेंगे ईयरली, और आप इसके बदले हमें 99 ईयर्स के लिए ये जो है यूके को वापस दे दो। और यूके ने फिर से आप देखोगे इसको यूएस को लीज कर दिया, ताकि जो यूएस का मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर और जो बेस यहाँ पे बना हुआ है वो यहाँ पे बना रहे, ठीक है।
तो इसलिए आप देखोगे ये था पूरा पहले तो डिएगो गार्सिया का कहानी जो आपको पता होना चाहिए। फिर अपन वापस चलते हैं ईरान की तरफ। अब ईरान ने अपार्ट फ्रॉम एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस और जो मैंने आपको चीजें बताई, उसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि ईरान के पास एक सबसे बड़ा हथियार है, वो है बेसिकली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। ठीक है, अब ये स्ट्रेट या ऑफ हॉर्मूज या फिर हॉर्मूज का जल डब्रू मध्य है क्या? बेसिकली स्ट्रेट वो होती है जो दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करती है, एक नैरो वाटर बॉडी, एक पतली सी वाटर बॉडी जो दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करती है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आता है गल्फ ऑफ ओमान, ठीक है, जो कि अरेबियन सी या फिर आप बोल सकते हो हिंद महासागर, इंडियन ओशन का पार्ट है। और ये वाला जो हिस्सा है वो है आपका पर्शियन गल्फ। ठीक है, तो पर्शियन गल्फ या फिर आप इसको बोल सकते हो हाँ पर्शियन गल्फ ही हो गया। तो ये पर्शियन गल्फ हो जाएगा, है ना। इसको बेसिकली कनेक्ट कर दिया आपके गल्फ ऑफ ओमान से। और ये जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जल डमरू मध्य इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके आसपास यहाँ पे ईरान, यहाँ पे यूएई, ये सऊदी है ना, बहरीन, कतर, ओमान, फिर यहाँ पे कुवैत, तो सारी ऑयल डेवलपिंग कंट्रीज यहाँ पे हैं जिनके ऑयल टैंकर्स हो गए, ऑयल प्रोडक्शन फैसिलिटीज हो गई, ऑयल स्टोरेज फैसिलिटीज हो गई। और जब मैं ऑयल बोल रही हूँ तो ऑयल में नेचुरल गैस भी आ जाएगा, एलपीजी भी आ जाएगा, लिक्विड नेचुरल गैस एलएनजी भी आ जाएगा, ये सारी चीजें इंक्लूडेड हैं। तो मोस्टली आप देखोगे यहाँ पे बहुत सारी वर्ल्ड की बिगेस्ट जो होती है प्रोडक्शन फैसिलिटीज और ये सब आपको मिल जाएगा। नॉट जस्ट दिस, ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है, ठीक है, ये 3 मेजर जो अपने वर्ल्ड के चोक पॉइंट्स है उसमें से आता है। ठीक है, अब 3 मेजर चोक पॉइंट्स कौन से, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। एक तो मैंने आपको बता ही दिया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है, बाकी दो कौन से आप मुझे बताओगे। ये चोक पॉइंट क्यों है? क्योंकि यहाँ से ये बहुत, एक तो नैरो है, ठीक है, इसको इजीली मतलब क्लोज कर देना बहुत आसान है। और दूसरा है कि यहाँ से वर्ल्ड का 20%, अगर अपन बोलेंगे कि ऑयल, नेचुरल गैस और मतलब 20% ऑयल बोल लो, करीबन 40% अगर आप देखोगे मतलब होता है ना एलपीजी बोल लो, नेचुरल गैस बोल लो, ठीक है, और जो अपना एलपीजी टाइप होता है करीबन 60% से ऊपर, ठीक है, वो इसी रीजन से पास होता है। तो अगर ये कहीं ब्लॉक हो जाए तो अपना आप बोलेंगे जो ट्रेड हो रहा है ना पूरे ऑयल, नेचुरल गैस, एलपीजी, एलएनजी वाला, एनर्जी क्राइसिस, फर्टिलाइजर्स, है ना, जो डाउन स्ट्रीम होता है, क्योंकि अगर आपका क्रूड रुकेगा तो रिफाइनरी नहीं होगी, रिफाइनरी नहीं होगी तो नेफ्ता, केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, एयर जेट फ्यूल, है ना, पॉलीमर्स, प्लास्टिक्स, कुछ नहीं बनेगा। तो डाउनस्ट्रीम जितनी भी आपकी कंपनीज हैं, सेरेमिक्स वाली, टाइल्स वाली, जहां जहां पे भी आपको एनर्जी लगती है ना, तो वो सारी चीजें आप देखोगे ब्लॉक हो जाएंगी। तो इस वजह से आप देखोगे वर्ल्ड का पूरा ट्रेड इंपैक्ट हो सकता है। और ईरान ने यही किया, जैसे यूएस ने बोला कि हम आप पे अटैक करेंगे, ईरान ने सीधा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को क्लोज कर दिया। तो अब हो क्या रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ईरान ने चोक कर दिया है। ओनली जो वेसल्स परमिशन लेके ईरान से निकल सकते हैं वो ही वहां से निकल पा रहे हैं। इसमें आप देखोगे कुछ इंडिया, पाकिस्तान, जापान के वेसल्स है जिन्होंने परमिशन ले रखी थी, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया के ईरान के साथ भी रिलेशंस ठीक ठाक ही रहे हैं। ठीक है, तो इस वजह से आप देखोगे हमें परमिशन मिल गई। तो हमारे कुछ शिवालिक और नंदा देवी करके जो 2 ऑयल के टैंकर्स थे वो वहां से पास हो गए, ताकि इंडिया में आप देखोगे ऑयल क्राइसिस की कोई सिचुएशन ना आए। बट आप देखोगे मेजर कंट्रीज के लिए ये एक बुरी सिचुएशन खड़ी हो गई है, जो उन्होंने इन्वाइट भी नहीं करी थी, जो कहीं ना कहीं एक यूएस और इसराइल का एक तरफा मतलब जो ऑपरेशन था, जो ऑपरेशन आप एपिक फ्यूरी बार बार नाम सुन रहे हो, तो ये ऑपरेशन एपिक फ्यूरी जो था वो तो इसराइल और यूएस ने लॉन्च किया है। और उसके बदले में जो ईरान ने लॉन्च किया था वो था ट्रुथ प्रॉमिस 4। ठीक है, तो उन्होंने ये ऑपरेशन लॉन्च किया है अगेंस्ट दिस पर्टिकुलर जो इसराइल और यूएस का इन्वेजन था। तो ये एक पूरा मुद्दा है जो आपको पता होना चाहिए। तो इसलिए आप देख रहे हो। हाँ, और इसके साथ साथ आप देखोगे एक और चीज जो हुई है, मैंने कहा ना मेजर अपडेट है इसमें, तो मैं एक साथ ही आपको दे दूंगी ताकि आपको भी ये ना लगे कि कुछ मिस हुआ है। इसके बीच में यूएस के जो प्रेसिडेंट ट्रंप है उन्होंने 48 आवर का डेडलाइन दिया है ईरान को कि आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खोलो। ठीक है, साथ में अपने जो उसके एलाइज हैं, ठीक है, जो नाटो के एलाइज हैं या फिर जो यूएस के एलाई कंट्रीज होती है उनको भी बोला है कि जनरली जो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है, पहली बात तो इसको कंट्रोल कौन करना चाहिए? जो कंट्रीज इसको यूज कर रही है ट्रेडिंग वगैरह के लिए। ठीक है, यूएस का बहुत सारा मटीरियल यहाँ से नहीं निकलता है तो यूएस इससे इंडिपेंडेंट है, बट बहुत सारी कंट्रीज इस पर डिपेंडेंट है। तो बार बार ट्रंप बोल रहे हैं कि जो कंट्रीज इसको यूज करती हैं उन्हीं को इसको मैनेज करना चाहिए, ना कि ईरान को। और वो एलाई कंट्री को बोल रहे हैं कि भैया यूएस का साथ दो ताकि अपन ईरान को ध्वस्त करके इस वॉर को जीत सकें। अब प्रॉब्लम आती है कि बहुत सारी कंट्रीज जो ट्रेडिशनल एलाइज हुआ करती थी यूएस की, जैसे फ्रांस, जर्मनी, उन्होंने इस वॉर में इंक्लूड होने से मना कर दिया। उन्होंने साफ बोला है कि हम अपनी बेसिस को या हम अपनी कंट्रीज को निशाना नहीं बनाएंगे ईरान का। ठीक है, और कुछ कंट्रीज हैं जैसे यूके, उन्होंने पार्शली सपोर्ट दिया है, लेकिन जैसे उनकी ओवरसीज टेरिटरी है साइप्रस, उसको यूएस को मना कर दिया है कि आप इसको यूज करके कोई भी अपने ऑपरेशंस लॉन्च नहीं कर सकते। वैसे ही आप देखोगे
इटली भी थोड़ा सा ही पार्शियल सपोर्ट में ही है, ज़्यादा सपोर्ट नहीं दे रहा है। कनाडा आप देखोगे सपोर्ट में है, पर कनाडा क्या ही सपोर्ट कर देगा। अल्टीमेटली मेजॉरिटी ऑफ द सपोर्ट जो यूरोपियन यूनियन से आना था वहां से नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये एक इशू है। और साथ में यूएस ने, ट्रंप ने 48 आवर का डेडलाइन दे दिया है ईरान को कि आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खोलो, नहीं तो हम है ना बहुत सारे ड्रोन्स या मिसाइल्स के अटैक करना शुरू कर देंगे। इसके बदले में आप देखोगे ईरान ने क्या बोला है, ईरान ने साफ साफ बोल दिया है, देखो कि ईरान ने क्या बोला है, ईरान ने ये बोला है कि गल्फ कंट्रीज में जो भी यूएस के बेसिस हैं, ऑयल फैसिलिटीज़ हैं, एनर्जी प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ हैं, हम उन सब पे अटैक कर देंगे। तो अल्टीमेटली क्या होगा, जैसे आप सऊदी की बात करो या जैसे मैं ईरान की बात करूं, तो ईरान में होता क्या है कि यूएस तो नष्ट कर रहा है। यूएस ने अभी मिसाइल फेंकी या ड्रोन फेंका नटान्स पे। नटान्स क्या है, ईरान की एक न्यूक्लियर एनरिचमेंट फैसिलिटी है, ठीक है। उस पर ऑल्दो कुछ रेडियो एक्टिव लीक नहीं हुआ, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने भी कंफर्म कर दिया है ना, कोई मेजर नुकसान नहीं हुआ। पर आप सोचो कि एक अगर न्यूक्लियर फैसिलिटी को डिस्ट्रॉय करोगे तो सिर्फ ईरान थोड़ी नष्ट होगा, उसके आसपास के जो नेश है जिसमें स्पेसिफिकली मिडिल ईस्ट और ये पर्शियन गल्फ रीजन आता है, वो सारी कंट्रीज पे देखोगे उसका इंपैक्ट आएगा। प्लस आप देखोगे आप ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज डिस्ट्रॉय कर रहे हो, या फिर आपने बोला कि हम ईरान का जो एनर्जी स्ट्रक्चर है, जैसे रशिया ने यूक्रेन के साथ किया ना कि उनके पावर प्लांट्स वगैरह को डिस्ट्रॉय किया, तो यूएस ने ईरान को धमकी दी 48 आवर टाइमलाइन की। उन्होंने साफ बोला कि हम आपके जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्पेसिफिकली जो क्रूड ऑयल प्रोडक्शन फैसिलिटीज हैं या फिर आपके पावर प्लांट्स हैं, उसको नष्ट कर देंगे। अब ईरान जो है वो 80% जो उसका इलेक्ट्रिसिटी वगैरह है वो अभी भी क्रूड ऑयल नेचुरल गैस यहाँ से निकलता है। तो ईरान ऑब्वियसली घबरा गया, और ईरान सिर्फ अपने लिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं करता है, ईरान बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी इराक को भी एक्सपोर्ट करता है, वो एक एक्सपोर्टर है। तो और साथ में आप देखोगे क्रूड ऑयल नेचुरल गैस का भी एक्सपोर्टर है। तो अगर आप इसकी फैसिलिटीज को डिस्ट्रॉय करोगे तो आप वर्ल्ड के ट्रेड को भी इंपैक्ट कर रहे हो, और साथ में जो उसका एलआई है इराक, ठीक है, उसको भी आप कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कर रहे हो, जो यूएस मतलब जो ईरान के खिलाफ है इराक, है ना। फिर आप वहां पे देखोगे ईरान ने क्या धमकी दी है, ईरान ने साफ साफ बोल दिया, क्योंकि ये गल्फ कंट्रीज अपने आप को मतलब यूज होने दे रही है यूएस के द्वारा ताकि वो ईरान पे अटैक कर सके। तो क्योंकि ईरान से यूएस तो काफी दूर है ना, देखो यूएस यहाँ पे है, ईरान यहाँ पे है, इनके बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। तो ईरान डायरेक्टली यूएस को अटैक नहीं कर सकता, पर जो यूएस के एलाइज हैं इस पर्टिकुलर एरिया में, जैसे सऊदी, यूएई है ना, कतर, बहरीन वगैरह, वहां पे आप देखोगे ईरान जो है साफ साफ बोल रहा है कि हम वहां का भी एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर जो डीसैलिनेशन प्लांट्स होते हैं वो पूरे खत्म कर देंगे। अभी डीसैलिनेशन प्लांट्स क्या होते हैं, बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि ये जो रीजन है यहाँ पे आपने डेजर्ट्स के नाम सुने होंगे, ठीक है। ईरान में जैसे रूबल खूल, रूबल खाली वगैरह सुना होगा, है ना, फिर दश्ते काबूर, दश्ते लावीर, तो ऐसे करके आपने बहुत सारे डेजर्ट सुने होंगे इस मतलब रीजन में, जो मिडिल ईस्ट वाला रीजन होता है। तो यहाँ पे पानी की पेरिनियल कमी रहती है। तो ये कंट्रीज क्या करती है, मेजोरिटी ऑफ देयर जो ड्रिंकिंग वाटर होता है वो डीसैलिनाइजेशन प्लांट से आता है। डीसैलिनाइजेशन प्लांट्स क्या करते हैं, जो समुद्र का पानी होता है, खारा पानी, जिसका जो सॉल्ट कंटेंट होता है 35 ppm से ज्यादा होता है, जबकि हमारे जो ड्रिंकिंग वाटर होता है उसमें 5 ppm से कम होता है। तो आप ऐसे प्लांट्स लगाते हो जिसमें खारा पानी जो होता है उसमें से आप सॉल्ट अलग करके उसको ड्रिंकिंग वाटर में कन्वर्ट करते हो, ठीक है। बेसिकली इसमें आप रिवर्स ऑस्मोसिस का प्रोसेस यूज करते हो अगर साइंस की बात करें। तो यहाँ पे डीसैलिनाइजेशन प्लांट्स आप देखोगे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चाहे सऊदी हो, यूएई हो, यहाँ का मेजोरिटी ऑफ द पानी डीसैलिनाइजेशन प्लांट से आता है। तो ईरान ने ओपन धमकी दे दी है, एक तो हम इनकी प्रोडक्शन फैसिलिटीज, ठीक है, ऑयल टैंकर स्टोरेज फैसिलिटीज, प्लस आप देखोगे डीसैलिनाइजेशन प्लांट्स पर अटैक कर देंगे। तो अगर आप हमें नहीं छोड़ोगे तो हम भी आपके एलाइज को नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। ये मैंने कहा था ना, मेजोरिटी ऑफ द इशू जो है वो आज का जो अपन पढ़ रहे हैं वो इसी पे ही है, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, देखो, तो ईरान ने, मैंने बताया ना, 2 लॉन्ग रेंज मिसाइल्स फेंकी हैं जो इंटरमीडिएट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल्स थी, ठीक है, और ये डिएगो गार्सिया पे फेंकी हैं। तो ये वाला पूरा इशू वही दर्शाता है, ठीक है। ऑल्दो इंटरसेप्ट हो गई थी, बट वही एक प्रॉब्लम आ रही है कि आगे क्या किया जाए। इन सब के बीच में इंडिया कहाँ पे और इंडिया क्या कर रहा है। देखो, इंडिया ने 2-3 चीजें करी हैं। एक तो इंडिया ने डोमेस्टिकली अपने यहाँ पे कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी की मीटिंग बुलाई है, जिसके हेड प्राइम मिनिस्टर होते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताने वाले हैं कि कैबिनेट कमेटीज क्या होती हैं, ठीक है, कितनी कैबिनेट कमेटीज हैं, इनकी मेंबरशिप और इनके चेयरमैनशिप के बारे में, और वर्सेस ये पार्लियामेंट्री कमेटीज से कैसे अलग होती हैं। देखो, ये सारे जो चीजें हैं ना, अगर आप तैयारी कर रहे हो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो ये आपको पता होनी चाहिए। ये बहुत बेसिक चीजें होती हैं। तो कैबिनेट कमेटी और पार्लियामेंट्री कमेटीज में क्या फर्क होता है, और इनके जो इसका कैबिनेट कमेटी कितनी प्रकार की है, कौन इनका चेयरमैन करता है, ये सारी चीजें आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। तो इंडिया ने एक तो आप देखोगे प्राइम मिनिस्टर के चेयरमैनशिप में कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी की मीटिंग बुलवाई थी, क्योंकि वॉर लाइक सिचुएशन है। इसमें उन्होंने बताया कि कैसे इंडिया में कोई कोयले वोयले की कमी नहीं होगी। इनफैक्ट इंडिया का जो कोयला है उसका प्रोडक्शन 1 बिलियन टन
क्रॉस कर चुका है। हम लोग कोयले का एडिक्वेट सप्लाई मेंटेन कर रहे हैं। एलपीजी को लेके भी कोई इशू नहीं है। ब्लैक होर्डिंग जो हो रही है एलपीजी सिलेंडर्स की, उसको हटाया जा रहा है। जो गिरोह वगैरह होते हैं उनको अरेस्ट किया जा रहा है ताकि एलपीजी की आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट ना हो। ठीक है, आप देखोगे अभी न्यूज़ आएगी कि सरकार ने जहां पहले से बोला था कि एलपीजी का प्रोडक्शन जो है वो बढ़ाना है, साथ में आप देखोगे कि मोस्टली जो सप्लाई है वो डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को जाएगी, लेकिन इस वजह से जो रेस्टोरेंट्स और बाकी जो फैक्ट्रीज वगैरह थी उनको डिफिकल्टी आ रही थी। तो अब सरकार ने सीधे सीधे बोल दिया कि 50% एलपीजी सप्लाई डोमेस्टिक को जाएगी और 50% कमर्शियल को जा रही है। ठीक है, तो इस वजह से जो कमर्शियल इंडस्ट्रीज को भी प्रॉब्लम आ रही थी, रेस्टोरेंट्स वगैरह को, वो भी एक सॉल्व होती हुई नजर आ रही है। ठीक है, तीसरा आप देखोगे उन्होंने साफ साफ बोला है कि इंडिया जो है पूरा वॉच आउट रखेगा वॉर के ऊपर। अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है जहां पे हमें कहीं निगोशिएट करने की जरूरत है तो हम प्रोएक्टिवली निगोशिएट करेंगे। प्लस आप देखोगे इसमें इन्होंने स्टॉक लिया कि भाई ईरान में वॉर से पहले कुछ 9,000 इंडियंस थे। ठीक है, उसमें से हमने करीबन 960 प्लस इंडियंस यानी 1,000 के आसपास इंडियंस को निकाल दिया। अब कैसे निकाला होगा, ईरान से तो निकाल नहीं सकते, फ्लाइट्स वगैरह चल नहीं रही हैं, तो हमने उनको अजरबैजान और आर्मेनिया के रूट से वापस बुला लिया। कुछ पिलग्रिम्स वहां पे गए थे, है ना, शिया पिलग्रिमेज पे, तो उन लोगों के वो सारे पिलग्रिमेज तो वापस आ चुके हैं। और बाकी लोगों के साथ हम कंटिन्यूसली टच में है कि कैसे उनको कोई नुकसान ना हो और इंडियंस को स्पेसिफिकली हम लोग सेफ रूट प्रोवाइड कर सकें। एक तो ये चीज हुई है। दूसरी चीज आप देखोगे जो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने करी थी वो थी बेसिकली ईरान के प्रेसिडेंट से बात। तो ईरान के जो प्रेसिडेंट है पेजेश्कियन साहब, उनसे आप देखोगे कि हमारे मोदी जी ने अभी फोन कॉल पे बातचीत करी थी और उन्होंने यही कहा था कि उस बातचीत में उन्होंने यही एम्फेसाइज किया है कि भैया डायलॉग और डिप्लोमेसी को मतलब होना ध्यान रखो। जो नेविगेशन का फ्रीडम होता है ना, मैरीटाइम ट्रेड में आप देखोगे जो रिस्पेक्ट होती है उसको मेंटेन करो। और कोई भी सोल्यूशन वॉर से नहीं निकलने जा रहा है और ये बहुत ही डीप कंसर्न है इंडिया के लिए। अब ईरान के प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा होगा, ईरान के प्रेसिडेंट ने साफ कहा कि हम जो है बेसिकली एक वन साइडेड अग्रेशन के विक्टिम हैं। ठीक है, हमने ये वॉर शुरू नहीं किया था, हमें बार बार धमकी दी जा रही है, हमारी फैसिलिटीज को उड़ाया जा रहा है। इनफैक्ट आप देखोगे हमने तो लास्ट ईयर भी प्रॉमिस किया था, अगर हमारे साथ कोई डील हो रही थी, निगोसिएशंस चल रहे थे, कतर में मीटिंग हुई थी और उसके बाद अचानक से हम पे वॉर हो जाता है, हमने तो हमेशा मना कर दिया था कि हम न्यूक्लियर प्रोग्राम को पूरा ही खत्म कर देंगे और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के जो सेफगार्ड्स होते हैं, जो आप देखोगे वो लगाते हैं ना, नजर लगाते हैं आपके ऊपर कि भैया आप सब कुछ सही कर रहे हो नहीं कर रहे हो, सिविलियन फैसिलिटीज के हिसाब से आपका न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा है नहीं चल रहा, तो हम तो उसके अंदर भी आने को तैयार थे, लेकिन कहीं ना कहीं हम पे अग्रेशन किया गया है। ठीक है, तो और हमारे सिविलियंस को मारा गया, इंक्लूडेड आपको पता है कि ईरान पे जो एक स्कूल, गर्ल्स स्कूल होता है, उसमें 168 छोटी छोटी बच्चियां जो थी उनकी डेथ हो जाती है और एक नहीं बल्कि 2 मिसाइल्स या ड्रोन्स उन पर फायर की जाती हैं। तो ऐसा जब आप सिविलियंस पे अटैक करोगे तो कैसे चलेगा, ये तो हमारी सोवेनिटी और मतलब होता है ना इंडिपेंडेंस को इन्होंने चैलेंज कर दिया। ठीक है, और उन्होंने साफ साफ बोला कि अगर ये वॉर खत्म होगा तो हम सिर्फ ये नहीं चाहते हैं कि यूएस जो है वो ये जो अग्रेशन हम पे कर रहा है ये खत्म हो, हम ये भी चाहते हैं कि फ्यूचर में भी वो प्रॉमिस करके दे कि ऐसा कोई अग्रेशन हमारे खिलाफ नहीं करेंगे। ओके, हाँ, तो ये एक चीज था। और साथ में ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि वॉर जो यूएस ने सोचा था कि 2-3 दिन में खत्म हो जाएगा, वो अभी अब चौथा हफ्ता शुरू करने वाला है। इस वजह से आप देखोगे क्रूड ऑयल के प्राइसेस जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, $200 पर बैरल क्रॉस होने की उम्मीद है। प्लस आप देखोगे गोल्ड के प्राइसेस घट गए हैं, स्टॉक मार्केट पूरा नीचे आ चुका है, इन्वेस्टर्स का पैसा पूरा डूब गया है। ठीक है, और कहीं ना कहीं आप देखोगे मतलब ट्रेड में, एक्सपोर्ट्स में, इन सब में तो इश्यूज आ ही रहे हैं। अब रशिया ने ऑब्वियसली इस वॉर को क्या कहा होगा, रशिया ने साफ साफ कहा है कि ये तो ब्लेटेंट वायलेशन है इंटरनेशनल लॉ का, कि आप एक साइड मतलब होता है ना वन साइडेड अटैक कर रहे हो। बट रशिया की भी क्या ही हम बोलें, जो यूक्रेन पे इतना बड़ा अटैक करके बैठा है। ठीक है, अब यूएस ने क्या करा था, यूएस ने एक तो नेटान्स जो फैसिलिटी है उनकी न्यूक्लियर एनरिचमेंट वाली, उस पर अटैक किया था, और एक एक खार्ग आइलैंड्स करके हैं ईरान के, ठीक है, उस पर भी अटैक किया था, जहां पे वो अपना ऑयल का एक्सपोर्ट्स वगैरह करवाते हैं, जहां पे स्टोरेज करते हैं और ऑयल का एक्सपोर्ट्स करते हैं। ठीक है, अब इस वॉर का सिर्फ स्पिल ओवर यहाँ पे नहीं हुआ, मैंने बताया ना, इसराइल और हेजबोला अलग से अपने वॉर में छिड़ चुके हैं। ठीक है, हेजबोला ने इसराइल पर अटैक किया, इसराइल में आप देखोगे कोई बिल्डिंग थी कमर्शियल, उसकी जो 2-3 फ्लोर्स थी वो जल भी गई, लोगों को एवैक्यूएट किया गया। पूरे टाइम इसराइल में एयर सायरन सुनाई दे रहे थे। ठीक है, यूरोप में आपको पता है कि जो नेचुरल गैस है उसके प्राइसेस बढ़ गए। इनफैक्ट यूरोपियन यूनियन ने पहले इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो होती है, जिसके मेजर जो मेंबर कंट्रीज है वो ईयू के हैं, तो ईयू की मेंबर कंट्रीज ने बोला था हम स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स जो होते हैं, उन्होंने जो रिजर्व्स रख रखे हैं उसको मार्केट में रिलीज करेंगे, ताकि जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस एकदम से बढ़ गए हैं वो इतने ना बढ़े और लोगों को राहत मिल सके। इंडिया ने तो साफ मना कर दिया था कि हम अपना स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बिल्कुल भी रिलीज नहीं करेंगे। ठीक है, ये हमारे यूज के लिए और हम इसको अपने यूज के लिए ही लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे फिर से यू ने अर्ज किया है इन कंट्रीज को कि आप प्लीज स्टोर मत करो, आप बेसिकली मार्केट में रिलीज करो जो भी आपके पास गैस या क्रूड है, ताकि आप उसको लोगों के लिए यूज कर सको। ठीक है, और
हाँ, ये मैंने बताया था कि पेज़ेश्किन साहब के साथ उनकी जो फ़ोन कॉल हुई थी प्राइम मिनिस्टर जी की हमारे, ठीक है? उन्होंने ऑब्वियसली ईद और नवरूज़ की बधाइयाँ भी दी और उन्होंने मतलब होता है ना, ये एक्नॉलेज किया कि मतलब साथ में उनसे बात करी कि कैसे इंडियंस जो वहाँ पे रह रहे हैं, प्लीज़ उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी का ख़्याल रखा जाए। अब देखो इश्यू क्या आता है कि इंडिया जो है, वैसे तो आप बोलते हो कि ग्लोबल वॉइस है ना? इंडिया ब्रिक्स का, इस बार ब्रिक्स का आप देखोगे हेड भी है ना? प्रेज़िडेंटशिप उसके पास है। लेकिन ब्रिक्स में आपको पता होगा कि पिछले साल, पहले तो हम 5 ही मेंबर्स थे, फिर पिछले साल 5 और मेंबर्स की एंट्री होती है। इसमें सऊदी भी है, ईरान भी है और यूए भी है। अब आप बताओ, सऊदी और ईरान तो ऑलरेडी आप देखोगे कॉन्फ्लिक्ट में जुड़े हुए हैं, तो इस तर्ज पे इसलिए आप देखोगे ब्रिक्स के अंदर भी कुछ ज़्यादा अच्छा रेजोल्यूशन निकल के नहीं आ पा रहा है, ठीक है? ईरान जो है, मैंने आपको पहले बताया ना, इंडिया तो अपने जो टैंकर्स है उनको निकालने के लिए पूरे वार्तालाप के अंदर है। हम लोग जो हमारा, नॉट जस्ट इन ईरान, हमारे जो गल्फ कंट्रीज में 1 करोड़ प्लस जो डायस्पोरा है इंडियन, ठीक है, उसकी भी सेफ्टी के लिए हम लोग गल्फ कंट्रीज के साथ भी लगातार टच में हैं। और ये मैंने आपको पहले ही बताया कि जो मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल्स है, पहली बार आप देखोगे ईरान ने यूज़ करी हैं। ये रहा, ठीक है? ये बेसिकली आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है, वहां से सीधा आप देखोगे डियागो गार्सिया पे जो इंडियन ओशन में आता है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है बेस, मैंने आपको वो बता दिया, ठीक है? यूएस ने इसको कहाँ का यूज़ किया है और डियागो गार्सिया का पूरा इशू क्या है वो मैंने आपको पहले ही समझा दिया, ठीक है? अब आते हैं हेजबुल्ला के ऊपर। तो हो क्या रहा है देखो, जैसे इसराइल पैलेस्टीन अगर आप देखोगे, है ना? तो यहाँ पे जैसे ये आपका जॉर्डन है, ये आपका इसराइल है, ये आपका गाजा पट्टी है, यहाँ पे आपका इजिप्ट आता है और ऊपर की साइड पे आपका लेबनान है और यहाँ पे आपका सीरिया है, ठीक है? तो ये जो लेबनान है ना, इसका जो नीचे वाला हिस्सा है, एक तो बेरूट इसकी कैपिटल है, बेरूट, और उसके आसपास का नीचे वाला हिस्सा, सदन वाला हिस्सा, वहां पे आप देखोगे इसराइल और लेबनान का जो हेजबोला ग्रुप है उसके अगेंस्ट लड़ाई छिड़ चुकी है, ठीक है? और साथ में आप ये देखोगे कि मतलब इसराइल भी अटैक कर रहा है, यहाँ पे तो ऑलमोस्ट उन्होंने सब कुछ ध्वस्त कर दिया है, लोगों को बोल दिया यहाँ से छोड़ के चले जाओ, और हेजबुल्ला जो है वो भी इसराइल पे लगातार अटैक कर रहा है। इसमें करीबन आप देखोगे 1000 लेबनीज सिविलियंस की डेथ हो चुकी है, 27 से ज़्यादा लोग ऑलरेडी इंजर हो चुके हैं। और ये जो वॉर है, मतलब जो पहले यूएस और ईरान का था, अभी इसका स्पिल ओवर इसराइल और हेजबुल्ला के बीच में जो देखने को मिल रहा है, ये भी यहाँ पे आप देखोगे और डेंजरस रूप ले चुका है। इन सबके बीच में ईरान में एक नई चीज़ होती है। ईरान में जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे रेजीम के खिलाफ, सुप्रीम लीडर के खिलाफ, ठीक है, जो और लोगों को करीबन बताया था ना, 15,000 से ज़्यादा लोगों को अरेस्ट कर लिया था ईरान की गवर्नमेंट ने, उसमें से पहले 3 लोगों को कल हैंगिंग या फांसी दी गई थी। उसमें से एक 19 साल के रेसलर भी थे और 2 अलग लोग भी थे, ठीक है? और उनको फांसी इसी बात पे दी गई क्योंकि उन्होंने एक तरीके से जो मोहरबा है होता है, मोहरबा है मतलब ये वाला वर्ड, ठीक है? मोहरबा है क्या होता है, मतलब आप अपनी, मतलब वो ये मानते हैं जो सुप्रीम लीडर है वो बेसिकली गॉड के बराबर होता है उनकी कंट्री में। तो आपने सुप्रीम लीडर के खिलाफ नहीं, आपने गॉड के अगेंस्ट एक वॉर वेज करने की कोशिश करी थी और आपने पुलिस ऑफिसर्स को भी मारा था। तो ऐसे करके आप देखोगे पहले 3 हैंगिंग हुई है। अब जब भी कोई कंट्री ऐसा कुछ स्टंट करती है तो उसका क्या रीजन हो सकता है? 2। पहला तो एक वो लोगों को संदेश भेजना चाहते हैं कि अब अगर किसी ने कुछ भी करने की कोशिश करी तो एक फियर इंस्टॉल कर रहे हैं वो उनके अंदर कि हम आपके खिलाफ कड़ा एक्शन लेंगे, विच कैन बी एज हाई एज हैंगिंग, ठीक है, कि आपको मृत्युदंड भी मिल सकता है। और दूसरा, इसका उल्टा जो असर हो सकता है कि लोग इससे आक्रोश में आके अपने ही, जब लोगों को हैंग होते हुए देखते हैं तो इससे आप देखोगे हो सकता है वो और आक्रोश में आ जाए और डोमेस्टिक स्थिति खराब हो जाए। तो ये तो सरकार करने की कोशिश करी है और ये रिपरकशन होगा या नहीं वो हमें देखने को मिलेगा। जैसा आपको पता है कि इंडिया में जो भगत सिंह और मतलब होता है ना, भगत सिंह की जब फांसी हुई थी तो कहीं ना कहीं लोगों में और ज़्यादा रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ जो थी वो ट्रेंड कर गई थी क्योंकि लोगों को ये फांसी बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं लग रही थी। तो वही चीज़ आप देखोगे यहाँ पे भी हो सकती है, पर सब कुछ हो सकती है पे चल रहा है, क्या होगा वो तो हमें देखने को मिलेगा, ठीक है? एलपीजी के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है, तो ये चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर ये अपन डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे हेजबोला जो ग्रुप है वो पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका था, फिर से ईरान ने उसको खड़ा किया है ना? तो वो वाला साइप्रस वाला भी बता दिया है कि कैसे यूके ने मना किया है कि हम उसको यूज़ नहीं होने देंगे। और इराक जो है उसका क्यों इशू आ रहा है, अभी मैंने आपको पहले ही बताया था कि इराक जो है, हाँ एक चीज़ और है जो कमर्शियल एस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट है, वो होता है फोर्स मेजोर। अब ये क्या होता है, ये जो शब्द है आपने कोविड के टाइम पे भी बहुत सुना होगा। एक्चुअली कोविड के टाइम पे जब आप देखोगे, क्योंकि कोविड लग गया था, ट्रेड पूरा रुक गया था, सारे ट्रैवल्स वगैरह रुक गए थे, टैंकर्स वगैरह भी जाना बंद हो गए थे, है ना? आपके जो क्वारंटीन वगैरह था वो बढ़ गया था, उस वजह से आप देखोगे कंपनीज ने फोर्स मेजोर जो एक मेजर होता है, क्लॉज होता है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में या अग्रीमेंट में, वो लागू कर दिया था। इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी कंट्री या कंपनी बाइंडेड नहीं है कोई भी ऑब्लिगेशन को पूरा करने के लिए। अब इराक जो है ना, इराक के पास कभी इतना पैसा नहीं था, ना ही इतना इंफ्रास्ट्रक्चर था कि वो
वो इतनी बड़ी बड़ी ऑयल फील्ड्स डेवलप कर सके ताकि वो प्रोड्यूस कर सके ऑयल, ठीक है। तो उसके यहाँ पे बहुत सारी फॉरेन कंट्रीज ने इन्वेस्ट कर रखा है और अपनी ऑयल प्रोडक्शन फैसिलिटीज चालू कर रखी हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे इराक ने फोर्स मेजोर जो मेजर था, ठीक है, वो लागू कर दिया है, क्योंकि पूरा नेविगेशन जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से डिस्टर्ब हो चुका है। तो वो ये बोल रहे हैं अगर हम प्रोड्यूस भी कर लेंगे तो हम इसको स्टोर कहाँ पे करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली जो प्रोड्यूस होता था पहले वो टैंकर्स के थ्रू निकल जाता था, लेकिन अब आप देखोगे स्टोर करने का भी एक लिमिट होता है, उसके बाद हमारे पास कैपेसिटी नहीं है तो वो वेस्ट हो जाएगा। तो उन्होंने प्रोडक्शन फैसिलिटीज जो है वो बंद कर दी हैं, और ये मेजर उन्होंने फोर्स मेजोर के अंदर लिया है ताकि उनके ऊपर कोई पेनल्टी वगैरह ना लगे, ठीक है। इससे पूरा शटडाउन हो चुका है पूरे सिस्टम का। तो आज अगर आप एलपीजी या क्रूड ऑयल में प्राइसेस मतलब थोड़ा कंट्रोल भी कर लोगे, सप्लाई भी कंट्रोल कर लोगे, लेकिन फ्यूचर में क्योंकि आप देखोगे धीरे धीरे प्रोडक्शन फैसिलिटीज शट हो रही हैं, याद रखना कोई भी रिफाइनरी या जो ये ऑयल कंपनीज अगर प्रोडक्शन फैसिलिटीज को शट करती है ना, शटडाउन, शटडाउन इतना ईजी मेजर नहीं होता है, और शटडाउन से ज़्यादा डिफिकल्ट होता है रीस्टार्ट। मैंने तो खुद आप देखोगे इस फील्ड में काम किया तो मैं बता रही हूँ, एक रिफाइनरी जो होती है ना वो मतलब छोटे मोटे मेंटेनेंस के लिए, छोटे मोटे टाइम के लिए आप देखो कोई कोई यूनिट शटडाउन में जाते हैं, पर पूरी रिफाइनरी जब शटडाउन जाती है वो एक मेजर इवेंट होता है, ठीक है। वो करीबन 4 से 5 साल में, जैसे अगर मैं रिलायंस की बात करूँ तो आई थिंक 3 to 4 ईयर्स में या 4 to 5 ईयर्स में एक ही बार होता है, जब ऐसे महीने 1.5 महीने के लिए पूरे सिस्टम्स का अपग्रेडेशन होता है, मेजर एक अपन बोलते हैं ना मेंटेनेंस और से रिपेयर वगैरह किए जाते हैं, मतलब सारी फैसिलिटीज में जो भी इक्विपमेंट्स का अपग्रेड है वो सब किया जाता है। जैसे अपने यहाँ पे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हुआ, वैसे रिवीजन इलेक्टोरल रोल्स का हर साल होता रहता है, लेकिन एक जो मेजर एक्सरसाइज होती है वो तो बहुत सालों में होती है। वैसे रिफाइनरी या प्रोडक्शन फैसिलिटीज में भी आप देखोगे ये जो एक्सरसाइज होती है पूरी कंप्लीट शटडाउन की, वो बहुत रेयर होती है और बहुत दिनों बाद होती है, क्योंकि आप देखोगे उसमें एक्चुअली में कुछ काम करना है। अब ये जो शटडाउन हो रहा है वो तो आप देखोगे सिर्फ इंटरनेशनल जो इवेंट्स हो रहे हैं उस वजह से हो रहा है। तो ये शटडाउन आपने जो किया है, ठीक है, ये कर तो दिया, पर आप याद रखना इसको रीस्टार्ट करने में भी टाइम लगेगा। तो सपोज करो ये वॉर खत्म भी हो गया है ना, और सारे इशू सुलझ भी गए, तो भी अब ये सप्लाई जो है ना क्रूड ऑयल की, इसको मेंटेन करना, वापस से प्रोडक्शन फैसिलिटीज को चालू करना, इसमें भी करीबन 10-15 दिन लग जाएंगे। तो अब आप सोचो कितना बड़ा ऑयल क्राइसिस होने को है, ठीक है। तो ये चीज़ आप देखोगे बिल्कुल इम्पाउंडिंग है, ये हमें दिख नहीं रही है क्योंकि इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, बट आप ये देख लेना ये इशू क्रॉप होगा, ठीक है। फिर आप यहाँ पे देखोगे कि इन सब के बीच में आपको पता है इसराइल पैलेस्टीन का वो जो पूरा इशू चल रहा था गाजा पीस बोर्ड का, ठीक है। प्लस आप देखोगे ट्रंप ने जो टेक्नोक्रेटिक कमेटी बनाई थी ट्रांसनेशनल, ठीक है, जिसमें उनके बेटे भी थे, है ना, और इसमें आप देखोगे बहुत हाईटेक लोग भी थे, अजय बांगा वगैरह भी थे। तो गाजा पीस बोर्ड जो पिछले साल बनाया था इसराइल पैलेस्टीन के बीच में, आप देखोगे जब एक 2 फेज पीस सोल्यूशन लाने की बात करी गई थी, जिसमें फर्स्ट फेज में तो ये था कि आपस में लड़ाई वगैरह बंद कर देंगे, साथ में जो भी लोग इन्होंने कैप्चर कर रखे एक दूसरे के, चाहे वो जिंदा हो चाहे फिर उनकी बॉडीज हो, वापस लौटाई जाएंगी। इसके कंप्लीट होने के बाद सेकेंड फेज आएगा, जो इस बार आप देखोगे जनवरी से लागू हुआ था, जिसमें बेसिकली एक गाजा का पीस बोर्ड बना के वहां पे कमेटी बनाई जाएगी, ताकि जो गाजा का प्रॉपर रिकंसिलिएशन है, उसका रिहेबिलिटेशन है, रिकंस्ट्रक्शन वगैरह है, उसका प्लान बना के और वो सारे काम किए जा सके। तो ये जो गाजा पीस बोर्ड है उसने आप देखोगे एक रिटन प्रपोजल मतलब भेजा है प्रेसिडेंट ट्रम्प जी को, कि कैसे आप देखोगे यहाँ पे हम लोग रिकंस्ट्रक्शन वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। और ये हमस को भी प्रेजेंट किया गया था, आई थिंक हमस ने इसको अप्रूव नहीं किया है, क्योंकि इस बोर्ड में ना इस प्लान के लागू होने में सबसे पहली कंडीशन ये थी कि हमस पूरे अपने वेपन्स छोड़ देगा, पूरा डिसार्म करेगा, उसके बाद ही आप देखोगे प्लान लागू होगा। तो आगे आप देखेंगे कि इसमें क्या होगा, बट ये कहीं ना कहीं इशू थोड़ा सा साइडलाइन हो गया कंसिडरिंग यूएस ईरान का वॉर हुआ है। अब ये ना एक छोटी सी न्यूज़ है, हुआ क्या है कि बेसिकली मतलब डोनाल्ड ट्रम्प जी ना ऐसे कैजुअली स्टेटमेंट मार देते हैं, आपको पता है। उन्होंने बेसिकली कैजुअली ही वर्ल्ड वॉर 2 जापान की जो ये हैं प्राइम मिनिस्टर हैं सनाई ताकाइची जी, वो बेसिकली व्हाइट हाउस में ट्रम्प जी से मिलने गई थी, क्योंकि आपको पता है कि जापान भी अपनी सिक्योरिटी के लिए ट्रम्प या यूएस पे डिपेंडेंट है, नॉट ट्रम्प यूएस पे डिपेंडेंट है। अब है ना इस वॉर की वजह से एक चीज़ और खुल के सामने आई है। तो इसमें क्या हुआ है कि एक चीज समझ के आई कि देखो यूएस जो था ना वो अब तक बहुत सारी कंट्रीज का वो था एक तरीके से हेड मास्टर, कि हम लोग आपकी सिक्योरिटी की गारंटी लेते हैं, और सारी कंट्रीज ने अपना डिफेंस का जो स्ट्रक्चर था उसको भी इतना अच्छा अपग्रेड नहीं किया, कंसिडरिंग उनको लगता था कि वो यूएस की शरण में है। इसमें बहुत सारी गल्फ कंट्रीज आती है इंक्लूडिंग सऊदी यूएई वगैरह, ठीक है। इसमें जापान साउथ कोरिया भी आती हैं। इसमें आप देखोगे मिडिल ईस्ट की जो और कंट्रीज है, कुछ अफ्रीका की कंट्रीज है, कुछ लैटिन अमेरिका की कंट्रीज, बहुत सारी कंट्रीज आती हैं। उन्होंने कभी अपना डिफेंस जो था, खुद का जो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, डिफेंस होता है, कैपेबिलिटीज होती है, वो कभी बिल्ड ही नहीं किया, ये सोच के कि यूएस उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। अब ये यूएस ईरान के वॉर ने क्या करा है, इस पे सवाल उठा दिए हैं, क्योंकि लोगों को ये समझ में आ गया कि ईरान जो है एक छोटी सी कंट्री यूएस के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्वस्त कर रहा है, और साथ में जो लोगों के अंदर बिलीफ थी कि भाई हमें यूएस प्रोटेक्ट कर लेगा, अब वो भी दूर होती जा रही है। चाहे वो जापान का गलत फहमी हो, साउथ कोरिया का हो, ये मिडिल ईस्ट का हो, क्योंकि आपको पता है कितने सारे ड्रोन मिसाइल्स यहाँ पे छोड़े गए ईरान के द्वारा, और कहीं ना कहीं यूएस का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो
इतना ज़्यादा केपेबल साबित नहीं हुआ, ठीक है। तो इस चीज़ को लेके आप देखोगे जापान की जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी कहीं ना कहीं सिक्योरिटी कंसर्न्स और इन सब के लिए यूएस से बातचीत करने के लिए व्हाइट हाउस गई थी। और वहाँ पे ट्रम्प जी ने ना एकदम ऐसे कैजुअली स्टेटमेंट बोल दिया कि मतलब उन्होंने, जापान ने सीधे सीधे ये बोला कि जो आपने सीक्रेटली अटैक किया था ईरान के ऊपर बिना किसी को बताए, बिना किसी से वार्तालाप करे, वो भी तब आप देखोगे जब आपके और ईरान के बीच में ऑलरेडी मतलब बातचीत चल रही थी, तो उसके बीच में जो आपने सीक्रेटली अटैक किया है उसके बारे में उन्होंने मेंशन किया, जिसपे ट्रम्प ने पता है ऐसे कैजुअली स्टेटमेंट मार दिया कि जापान से ही हमको सीक्रेसी सीखने को मिली थी, जो उन्होंने पर्ल हार्बर वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे जो उन्होंने सीक्रेटली यूएस के ऊपर पर्ल हार्बर पर अटैक किया था, वहीं से तो मतलब हमें सीक्रेसी सीखने को मिली है। अब जापान ऑलरेडी वर्ल्ड वॉर 2 में जो उसका रोल था उसके लिए 50 बार सॉरी बोल चुका है, ठीक है। इवन 80 ईयर्स आफ्टर भी वो बार बार जब भी उसको मौका मिलता है सबसे सॉरी बोलता है, ठीक है। अपोलोजाइज मतलब मेनी टाइम्स, इनफ टाइम्स एक्चुअली, ठीक है। और फिर भी आप देखोगे जो कैजुअली स्टेटमेंट उन्होंने दिया है, तो ये कहीं ना कहीं जापान और यूएस के जो रिलेशंस हैं उसको भी थोड़ा सा हो सकता है, मतलब होता है ना, एक थोड़ा सा स्ट्रेन ला सकता है उनके रिलेशंस में। अब है ना, ये वाला जो मैप है, मैं आपको फिर से बोल रही हूँ, इस साल मैपिंग ज़रूर कर लेना, स्पेसिफिकली इसराइल और पैलेस्टीन वाले रीजन की, ईरान यूएस की जो न्यूज़ बार बार आ रही है ना, उन रीजन्स की, क्योंकि इसमें से कभी भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पहले भी पूछे जा रहे हैं, हर साल पूछे जा रहे हैं। या फिर अपन एक काम करेंगे, कॉन्फ्लिक्ट इन न्यूज़ करके एक वीडियो बना देंगे, और फिर आप देखोगे उसमें से आप थोड़े थोड़े जो जगह हैं जो न्यूज़ में आ रही हैं, थोड़े थोड़े क्या क्या इश्यूज चल रहे हैं, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। एक बार आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना अगर आपको ऐसा कोई वीडियो चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि यूएस के सेक्रेटरी बार बार यही बोलते रहते हैं, हमारे पास तो बहुत पैसा है, हम तो कितने भी टाइम तक वॉर चला सकते हैं, ठीक है। बट बाकी कंट्रीज जो है वो परेशान हो रही हैं। ये देख लो, इजरायली टाउन्स जो मैंने आपको बताए थे ना, जो लेबनान से लगते हुए हैं, वहाँ पे एक इशू देखने को मिल रहा है। वहाँ पे आप देखोगे हेजबोला ने अटैक कर दिया है, लेबनान हेजबोला आपस में लड़ रहे हैं। और इसीलिए आप देखोगे एक ये रिवर है लितानी रिवर करके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये जो लेबनान है, इसमें ये देखो एक तरीके से सदर्न बाउंड्री बनाता है, ठीक है। लितानी रिवर 90 मीटर की एक बाउंड्री है एक्चुअली। यहीं पे आप देखोगे जब यहाँ पे वॉर पहले भी चल रहा था, तभी यहीं पे एक डीमिलिटराइज जोन बनाने की बात भी करी गई थी इस रिवर के आजू बाजू, ताकि लेबनान या हिजबोला ग्रुप इसके ऊपर रहे और इसराइल आप देखोगे इसके नीचे रहे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, इसराइल जो है वो इनके यहाँ पे जो ब्रिजेस वगैरह हैं जो बेसिकली साउथ को ऊपर नॉर्थ लेबनान से कनेक्ट करते हैं, उसको पूरा कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, ताकि कनेक्टिविटी खत्म हो जाए। तो यहाँ पे फूड वाटर इन सब मेडिसिन वगैरह की सप्लाई में प्रॉब्लम हो सकती है, सिविलियन पॉपुलेशन जो होती है उसको ज़्यादा दिक्कत होगी, ठीक है। और जो फ्रंट लाइन विलेजेस हैं यहाँ पे, है ना, यहाँ पे आप देखोगे इसराइल अटैक कर रहा है ताकि यहाँ पे जो भी लेबनीज इंटेलिजेंस है या उनके स्ट्रक्चर्स है उनको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर सके। तो अब इस वजह से क्या हो रहा है, अल्टीमेटली दो कंट्रीज के बीच का जो वॉर है उस वजह से आप देखोगे सिविलियन लोगों को प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई है। तो वही वो बता रहे हैं कि अगर ये सारे ब्रिजेस जो हैं उनको आप तोड़ दोगे तो साउथ ऑफ जो लितानी रिवर है वो कंप्लीटली आइसोलेट हो जाएगा बाकी कंट्री से, और यहाँ पे जो सिविलियंस रहते हैं उनमें एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो होता है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसमें अब लोग अर्ज कर रहे हैं कि यूनाइटेड नेशंस या कोई ऐसी इंटरनेशनल बॉडी आए, प्लीज इसमें कुछ रिकंसिलेशन करवाए, ताकि जो सिविलियन लोगों को प्रॉब्लम हो रही है वो ना हो, ठीक है। अब ये डीसैलिनाइजेशन प्लांट्स का मैंने आपको पहले ही बता दिया, ईरान ने साफ बोल दिया है आप हमें 48 आवर्स का डेडलाइन दो, हम डीसैलिनाइजेशन प्लांट उड़ा देंगे। अब यूएई में देखो ऑलमोस्ट दुबई में 80% जो पानी है वो यहीं से आता है, बहरीन का भी आप देखोगे कंप्लीटली 100% पानी जो है इससे आ रहा है, कतर में भी 100% इसी पे डिपेंडेंस है, सऊदी का 50% पानी डीसैलिनाइजेशन प्लांट से आ रहा है। तो कहीं ना कहीं आप सोचो कि इतना सारा पानी के लिए वो जब डीसैलिनाइजेशन प्लांट पे डिपेंडेंट है तो क्या ही होगा, ठीक है। इस सब के बीच में ट्रम्प साहब जो है उन्होंने डिसाइड किया है कि एक जो गोल्ड कॉइन होता है, कमेमोरेटिव गोल्ड कॉइन सेलिब्रेटिंग 200-250 साल ऑफ यूएसए से इंडिपेंडेंस, उसमें वो फोटो लगवाएंगे अपनी, जिसमें वो ऐसे होता है ना गुस्से गुस्सेले, और जिसमें उनके हाथ एक टेबल पे हैं वैसे करके। ये सेकंड टाइम होगा कि कोई लिविंग प्रेसिडेंट जो है उसकी तस्वीर मतलब है ना कमेमोरेटिव कॉइन पे छपेगी। इसके पहले जो 30th प्रेसिडेंट थे कैल्विन कूलेज, उन्होंने 150 साल ऑफ इंडिपेंडेंस को सेलिब्रेट करने के लिए वो लगवाया था, और अब फाइनली ट्रम्प भी अपनी फोटो लगवाएंगे। तो ये तो हमें पता ही है कि ट्रम्प साहब अपने पब्लिसिटी को लेके काफ़ी मतलब होता है ना, काफ़ी ज़्यादा आप देखोगे प्रोटेक्टिव हैं। फिर ये तो मैंने बता ही दिया आपको कि ट्रम्प ने 48 आवर की डेडलाइन दी है ईरान को, जहाँ पे उन्होंने बोला है अगर आपने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज नहीं खोली और वॉर खत्म नहीं किया तो हम बेसिकली जो भी आपके पावर प्लांट्स हैं, ठीक है, वो हम पूरे हिट भी कर देंगे और ऑब्लिटरेट का मतलब क्या होता है, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देंगे। ईरान ने, तो मैंने आपको पहले ही बताया, साफ साफ बोल दिया है कि वो बेसिकली यूएस और इसराइल का जो भी स्ट्रक्चर है, ठीक है,
मिडिल ईस्ट में है, गल्फ कंट्रीज़ में, इंक्लूडिंग चाहे वो आईटी का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो स्टोरेज प्लांट्स हो, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर हो, डिसैलिनाइजेशन प्लांट्स हो, सब में आप देखोगे वो अटैक करना शुरू कर देंगे। अब इस बात को प्रूव करने के लिए ईरान ने क्या करा, जैसे उन्होंने, इसराइल ने और यूएस ने मिलकर नटान्स की जो फैसिलिटी है उस पर अटैक किया, वैसे ही आप देखोगे ईरान ने इसराइल का डिमोना करके एक जगह है जहाँ पे उनका न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर है, उसको बेसिकली अटैक किया है। तो ये देखो अब कितना घटिया सिचुएशन में वॉर आ चुका है कि जहाँ पे आप एक दूसरे के न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर्स या न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर अटैक कर रहे हो। तो ये सिर्फ आप देखोगे उन 2 कंट्रीज के लिए खतरनाक नहीं है, ये पूरे रीजन और इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड के लिए है, क्योंकि रेडियो एक्टिविटी अगर एक बार स्प्रेड हुई तो वो इजीली जाती नहीं है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है जापान, ठीक है। इनफैक्ट आप देखोगे बूश शहर में, जहाँ पे एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो बेसिकली तेहरान से कुछ 800-900 किलोमीटर या 750 किलोमीटर की दूरी पे है, जहाँ पे आप देखोगे ईरान का नेवल बेस भी एग्जिस्ट करता है, उनका सिविल और मिलिट्री डुअल पर्पस जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो वहाँ पे बिल्ट है। तो वहाँ पे भी आप देखोगे एक मिसाइल दागी गई थी। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि मतलब लोगों को लगा कि यहाँ पे कहीं रेडिएशन लीक वगैरह तो नहीं है, ठीक है। और मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। ये मैंने आपको पहले ही बताया कि कैसे उनके जो पावर प्लांट्स वगैरह हैं, है ना, उस पर ईरान ने सीधे सीधे बोला, यूएस ने साफ साफ बोला है कि सबसे पहले हम सबसे बड़े वाले जो पावर प्लांट्स हैं उस पर अटैक करेंगे, फिर छोटे वालों पे आएंगे, ठीक है। अब ये पैनिक सिचुएशन तो ऑब्वियसली क्रिएट करता है, पर ईरान जो है वो बार बार बोल रहा है कि हमारे पास ऑल्टरनेटिव एनर्जी भी है, हमारा पावर ग्रिड बहुत स्ट्रांग भी है, इजीली डिस्ट्रॉय आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। और ईरान जो है वो इराक, पाकिस्तान, अफगानिस्तान सबको इलेक्ट्रिसिटी बेचता भी है। तो अगर आप हमारे एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पड़ाओगे तो आप अपनी कंट्रीज जो आपकी एलाइज हैं उनको भी आप नुकसान पहुंचाओगे, ठीक है। और इस वजह से आप देखोगे ईरान ने साफ साफ बोल दिया है कि हम जीरो रिस्ट्रेंट करेंगे, अगर आपने हम पे कुछ ऐसा अटैक किया तो हम कोई भी रिस्ट्रेंट नहीं रखेंगे और हम ऑल आउट चले जाएंगे, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यूएस ने ये कहा था कि अगर हमने 1 घंटे के लिए भी इनकी इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया ना तो इनको 25 साल लग जाएंगे उसको रीबिल्ड करने में, ठीक है। पर उन्होंने बोला है यूएस ने कि हम इस हद तक नहीं जाएंगे, हम अभी सिर्फ वार्निंग दे रहे हैं, तो आप प्लीज़ इसको मतलब उस पे लाओ, कोशिश करो कि आप इसको फॉलो करो। फोर्स मेजोर के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, जैसे इराक ने किया है वैसे आप देखोगे कतर एनर्जी हो गया या बहरीन की कोई इंजीनियरिंग कंपनी हो गई, सब ने एल्यूमिनियम स्मेल्टर प्लांट्स हो गए, सब ने आप देखोगे फोर्स मेजोर लगा दिया है, क्योंकि कोई भी अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को फुलफिल नहीं कर पाएगा। अब इन सब के बीच में क्योंकि एलपीजी शॉर्टेज हो रहा था, सिलेंडर्स की कमी आने लग गई थी, तो कहीं ना कहीं जो इंडक्शन स्टोव्स होते हैं, ठीक है, तो इंडक्शन स्टोव्स जो होते हैं उसका मार्केट बढ़ने लग गया। तो यहाँ पे एक साइंस रिलेटेड आर्टिकल है कि कैसे इंडक्शन स्टोव काम करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो पूरा एक कॉन्सेप्ट होता है, जिसमें आप देखोगे कि आप किसी चीज़ में इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो तो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है, उससे इलेक्ट्रिकल एडीज या करंट्स पास होते हैं और उस करंट से आप देखोगे हीट मिलती है। और जिस हीट, फिर वो हीट जो होती है आप उसके ऊपर जो वेसल रखते हो वो कंडक्शन के थ्रू पास होकर आपके खाने को गर्म करती है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि आपका कन्वर्जन ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल का हीट कैपेसिटी में, तो एफिशिएंसी स्टोव की ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू जो अपने नॉर्मल एलपीजी स्टोव्स होते हैं, जहाँ पे बहुत सारी एनर्जी ऐसे ही वेस्ट चली जाती है, क्योंकि वो एनवायरनमेंट से टच में है, ठीक है। यहाँ पे कुछ एनवायरनमेंट का खेल नहीं है, यहाँ पे डायरेक्टली आपका जो पूरा हीट है वो आपके जो आपने बर्तन रखा है उसके ऊपर जाता है, ठीक है। तो इसमें कुछ कुछ लॉज होते हैं, जैसे आपका फैराडे का लॉ हो जाएगा, ठीक है, वो काम आता है। प्लस आप देखोगे कि आपका यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ ये रहा, फैराडे का लॉ है जो आपका काम आता है, ठीक है। प्लस यहाँ पे ये वाला जो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग होता है वो एक्सप्लेन करता है, ठीक है, एनर्जी एफिशिएंसी इतनी हाई क्यों है, हीट में क्यों ज़्यादा कन्वर्जन हो रहा है, तो वो सारी चीज़ें इसको बताता है। लेकिन वही है कि इंडक्शन के साथ भी कुछ कुछ तकलीफें हैं। क्या तकलीफें हैं, एक तो महंगा होता है, दूसरा आपको पता है रिपेयर वगैरह करने के लिए आपको कोई प्रॉपर इलेक्ट्रिशियन नहीं लगेगा, प्लस आप देखोगे इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंडेंट है, जो कि आपको पता है इंडिया में रिलायबल नहीं है, अर्बन एरियाज़ में तो फिर भी है, रूरल एरियाज़ में बिल्कुल भी नहीं है। और इसके लिए स्पेशलाइज बर्तन लगते हैं, क्योंकि इंडक्शन पे सिर्फ वो बर्तन काम करेंगे जो फेरोमैग्नेटिक होते हैं। फेरोमैग्नेटिक मतलब जिसमें आप देखोगे कि मैग्नेटिक फील्ड जाके एडी करंट्स वगैरह बना सकती है। तो जैसे जनरली आयरन के बर्तन या स्टील के बर्तन है ना, वो ही काम इस पे कर सकते हैं। तो इसलिए आप देखोगे स्पेशलाइज बर्तन चाहिए होते हैं, हर नॉर्मल जो चीज़ है वो इस पे काम नहीं करती है, ठीक है। ये अपन पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी और एयर रेड साइरेंस, ठीक है। शिप ट्रैकिंग डेटा बता रहा है कि इंडिया को तो आप देखोगे मिल चुका है यहाँ से। कैबिनेट सेक्रेटरी हमारे इस वक्त टीवी सोमनाथन जी हैं, पता होना चाहिए, कभी भी इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, ठीक है। और इम्पैक्ट, ये जो कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी की मीटिंग हुई थी, इसने ये भी स्टडी किया है कि इस वॉर का इम्पैक्ट क्या होगा एग्रीकल्चर पे, फूड सिक्योरिटी पे, फर्टिलाइजर पे, एमएसएमई पे, एक्सपोर्ट्स पे, टेक्सटाइल्स पे, ट्रेड पे, है ना। और हर सेक्टर के लिए इंडिया क्या कर सकता है, एडिक्वेट मेजर्स, चाहे वो डाइवर्सिफिकेशन हो हमारे एक्सपोर्ट्स का, नया डेस्टिनेशन ढूंढना हो, ठीक है, नए शिपिंग लेन्स वगैरह बनाना हो, ग्लोबल सप्लाई चेन्स का पार्ट
बनना हो, ब्लैक मार्केटिंग और होर्डिंग को रोकना हो, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि जितने भी ऐसे गिरोह हैं उनको पकड़ा जा रहा है। ठीक है, फिर एक बहुत अमेजिंग आर्टिकल आया है PR कुमार स्वामी जी का, ठीक है, जो GNU में मिडिल ईस्ट के ऊपर आप देखोगे पढ़ाते हैं। तो उन्होंने वही चीज़ बताई है कि जो 3 बड़े लोग इस वॉर में इन्वॉल्व है, ईरान, US और इसराइल, ठीक है, तीनों ही अपने आप को बोल रहे हैं कि हम ये वॉर जीत रहे हैं। ठीक है, और साथ में आप देखोगे कि जो US ने चाहा था वो तो इसमें हुआ नहीं। वो एक तो ये बोल रहे थे कि जो रेजीम है वो पूरी मतलब ख़त्म हो जाए, वो हुई नहीं क्योंकि नया सुप्रीम लीडर अपॉइंट कर दिया गया। और दूसरा वो सोच रहे थे कि इस वॉर की वजह से US जो है वो उसका वर्चस्व बढ़ेगा, वो हुआ नहीं क्योंकि ईरान ने उस पर अटैक करना शुरू कर दिया है। ठीक है, इस वजह से जो बाकी लोगों को तकलीफें हो रही हैं, प्लस आप देखोगे जो गल्फ अरब कंट्रीज़ थी, ठीक है, उनको भी अपनी स्ट्रैटेजी और पॉलिसीज़ चेंज करनी पड़ेगी। उनको अपनी जो सिक्योरिटी ऑफ सिटीजन है, अब वो उसमें खुद से ही पार्टिसिपेट करके खुद की मिलिट्री और डिफेंस को बढ़ाना पड़ेगा, रीथिंक करना पड़ेगा जो उनके US और इसराइल के साथ डिपेंडेंसीज हैं उसके ऊपर। प्लस आप देखोगे उनके जो रिलेशंस है ईरान के साथ वो भी रीवैल्यूएट होंगे, है ना। प्लस आप देखोगे शिया सुन्नी को लेके जो कॉन्फ्लिक्ट है उसमें भी आप आ जाएगा, क्योंकि बहुत सारी गल्फ कंट्रीज में ये जो शिया मुस्लिम्स थे वो माइनॉरिटीज़ थे। और बहुत सालों बाद, क्योंकि जब 1979 में इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ था उसके बाद इन माइनॉरिटीज़ को बहुत तकलीफ हुई थी जो बाकी देशों में रह रहे थे, ठीक है, शिया माइनॉरिटीज़ को। लेकिन बहुत सालों बाद आप देखोगे 2010-15 के आसपास जाके फाइनली ये लोग स्टेबलाइज हुए, इन कंट्रीज़ ने भी एक्सेप्टेंस दिया। अब फिर से जो ईरान ने किया है इसकी वजह से वापस से ये माइनॉरिटीज़ के ऊपर अत्याचार वगैरह जो होते हैं ना, ट्रस्ट इशूज़ या सस्पिशन वाले इशूज़ बढ़ जाएंगे, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज़ में, सऊदी वगैरह में जो ईरान के सपोर्टर्स थे, स्लीपर सेल्स थे, है ना, ये सब पकड़े गए हैं। तो इस वजह से फिर से आप देखोगे माइनॉरिटीज़ पर अत्याचार होंगे, है ना, तो वो वाली चीज़ आप देखोगे फिर से एक डिफ़िकल्टी पैदा करेगी। प्लस कहीं ना कहीं आप देखोगे कि जो ईरान है इतना सारा आप देखोगे वेपन्स वगैरह यूज़ कर रहा है, कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व है, तो उसको फिर से अपना पूरा मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बिल्ड करना पड़ेगा। करेक्ट है ना। तो मतलब अभी आप देखोगे ईरान जो है ना वो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट में है, क्योंकि उसको पता है कि उसको ऑल आउट जाना पड़ेगा अगर उसको इस वॉर को सर्वाइव करना है। ठीक है, फ्यूचर बहुत ज़्यादा अनसर्टेन है। हमस आपको पता ही है कि वो कुछ करना चाहता है, लेकिन हमस अभी गाजा मतलब इसराइल के साथ ऑलरेडी झुका हुआ है, वो पीस बोर्ड प्लान में चला गया है। हेजबोला को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया था, तो फिर से उतना पावरफुल नहीं जितना वो पहले हुआ करता था, ऑल्दो ईरान ने रीबिल्ड किया है बट फिर भी उतना नहीं है। ठीक है, प्लस आप देखोगे कि जो इब्राहिम अकॉर्ड्स थे, जो आपको पता है कि इसराइल और बाकी गल्फ कंट्रीज़ के बीच में जो एक स्टेबिलिटी के लिए लाए गए थे रिलेशंस में, तो कहीं ना कहीं उस पर भी हो सकता है एक प्रेशर बने और सबको नेगोशिएशन टेबल पे लाना एक बहुत अब मैं बोलूँगी और ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पे ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आई है, वो है कि डाउन स्ट्रीम इफेक्ट्स क्या हैं इस वॉर के। तो बेसिक तो आपको दिख रहा है कि भाई सिलेंडर की कमी आ रही है, पेट्रोकेमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, ये तो सबको पता लग रहा है कि प्लास्टिक्स में प्रॉब्लम आएगी, पॉलीमर्स नहीं मिलेंगे, जो बॉटल्स, बकेट्स, पाइप्स जो जिससे बनती है वो प्लास्टिक के दाने से, वो अल्टीमेटली रिफाइनिंग से निकलता है, रिफाइनिंग क्रूड ऑयल पर डिपेंडेंट है। तो ये सारी चीज़ें इफेक्ट हो रही हैं। ठीक है, प्लस बट इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाली चीज़ जो अभी पूछी भी गई थी एक दो जगह, वो ये थी हीलियम गैस। हीलियम गैस जो है वो सेमीकंडक्टर्स बनाने में काम आती है, और ताइवान, साउथ कोरिया में इसकी मेजॉरिटी आप देखोगे डिमांड रहती है। अभी जो हीलियम गैस है ना, ये नेचुरल गैस के साथ निकलती है। तो जब आप देखोगे वेस्ट एशिया में ये क्राइसिस हुआ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया गया, तो जो सेमीकंडक्टर्स के लिए आपको हीलियम गैस चाहिए, ये वही सेमीकंडक्टर्स है जो आपको रिन्यूएबल एनर्जी, स्मार्टफोन्स, इलेक्ट्रॉनिक्स हर जगह लगते हैं। तो जब हीलियम गैस की शॉर्टेज आएगी तो इनकी भी तो प्राइसेस बढ़ेंगे, स्मार्टफोन्स के भी तो बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये वाला जो वॉर है, ये कोविड और जो रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ था उससे काफ़ी अलग है। कोविड में तो आपको पता है कि टेम्परेरी टाइम के लिए, जब तक कोविड है उस टाइम के लिए आप देखोगे सप्लाई चेन्स ब्लॉक हो गई थी। ठीक है, रशिया यूक्रेन की वजह से आप देखोगे एक नेगेटिव सप्लाई शॉक आया था, लेकिन जो बाकी कंट्रीज थी उन्होंने ओवर सप्लाई करना शुरू कर दिया था। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे अब की बार जो हुआ है उसमें तो बहुत सारी कंट्रीज इन्वॉल्व हैं। तो इसमें सिर्फ सप्लाई चेन्स ब्रेक नहीं हुई हैं, बल्कि आप देखोगे आपकी पूरी इकोनॉमी, फिजिकल और मॉनेटरी पॉलिसी, उसी को आप देखोगे वापस से ये हमारे जो उसको, सॉरी वापस से नहीं, उसको चैलेंज कर रही है। ठीक है, तो वो एक चीज़ है जो हमें समझनी पड़ेगी। तो इसके साथ हमारा आज का पूरा ईरान US का जो पेंडिंग डिस्कशन था वो भी कंप्लीट होता है। आज तक जो न्यूज़ में आया है वो मैंने यहाँ पे कवर कर दिया है। ठीक है, फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के ऊपर, वो है सेंसस के ऊपर। ठीक है, ये बहुत मस्त और अमेजिंग सा ऐड आया था सेंसस को लेके, कि सेंसस जो है वो शुरू कर रही है सरकार। आपको पता है ये सेंसस 2021 में होना था, पर कोविड था, इस वजह से आप देखोगे डिले हो गया था। फिर 2024 में बोला था, पर 24 में भी कंप्लीट नहीं हो पाया क्योंकि बहुत सारे लोगों को मिसट्रस्ट के इश्यूज थे और फिर SIR एक्सरसाइज हो रही थी। अब फाइनली सरकार ने बोला है कि हम 2027 का जो सेंसस है उसकी एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं, ताकि 27 तक उनको डेटा मिल जाए। ठीक है, 2 पार्ट में होता है। पहले में सिर्फ हाउस की एनलिस्टिंग होती है कि भैया हाउस किसका नंबर वगैरह हो जाएगा, कितने लोग रहते हैं, क्या बेसिक एसेट्स हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन जाती है। ठीक है, और उसके बाद आप देखोगे लोगों का एन्यूमरेशन होता है। लोग
लोग चाहें तो सरकार ने अपना ये पोर्टल बना रखा है census.gov.in वाला, वहाँ पे जाके भी खुद का एन्यूमरेशन जो होता है, खुद का एनरोलमेंट खुद कर सकते हैं, ठीक है। और ये सरकार बार बार क्लियर कर रही है, मतलब ये बहुत अच्छी चीज़ है कि सरकार ऐड दे के समझा रही है कि हम आपका डेटा इनकम टैक्स के साथ शेयर नहीं करेंगे कि आपको लगे कि आपने इनकम बता दिया, एसेट बता दिया तो हम आप पे अटैक कर देंगे। आपकी आइडेंटिटीज़ वगैरह पूरी सेफ है, आपकी इन्फॉर्मेशन पूरी कॉन्फिडेंशियल रखी जाएगी, ठीक है। आप प्लीज़ करेक्ट इन्फॉर्मेशन दीजिए ताकि हम जो है बेटर तरीके से पॉलिसीज़ प्लान करें, लोगों को सहायता पहुँचाएँ, स्कीम्स वगैरह का बेटर इंप्लीमेंटेशन करें, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ पे नहीं है वो हम कर सकें। तो बेसिकली इंडिया के प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए आपका सही जानकारी देना सेंसस में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत अच्छा कैंपेन है, बहुत अच्छा आप देखोगे ऐड बनाया है, बहुत ज़रूरी भी है। फिर यहाँ पे एक बड़ी न्यूज़ आती है दिल्ली से कि कैसे दिल्ली में आपको पता है पोल्यूशन की हमेशा समस्या रहती है, समर में ओजोन की दिक्कत रहती है और विंटर्स में पार्टिकुलेट मैटर की। तो अब क्या हो रहा है कि आईआईटी मद्रास के साथ मिलकर दिल्ली गवर्नमेंट जो है वो ट्राई कर रही है कि हम सड़कों पे एक ऐसी कोटिंग करवा दें जिस वजह से जो पोल्यूटेंट्स आते हैं, स्मॉग वगैरह जो आता है वो बेसिकली ऊपर उड़े ना और वो सड़क पे चिपक जाए। तो इसको बोलते हैं स्मॉग ईटिंग कोटिंग, ठीक है। तो आईआईटी मद्रास के साथ वो लोग इसको स्टडी कर रहे हैं कि कैसे जो NO2 के कंपाउंड्स होते हैं, है ना, उसको अपन एब्जॉर्ब कर सके। तो इसके लिए टाइटेनियम और ऑक्साइड जो होता है, टाइटेनियम बेस्ड कंपाउंड्स जो हैं वो लगा के इसको चेक किया जा रहा है। फिर चेक किया जाएगा कि भैया कितना लगाना पड़ेगा, कितना हद तक आप देखोगे स्मॉग कम कर रहे हैं। तो उन सब पे स्टडी जारी है। फिर आती है एक बड़ी न्यूज़ जल जीवन मिशन से। तो आपको पता है जल जीवन मिशन में बहुत सारा करप्शन और मतलब ये सारी चीज़ें आई थी। फिर जल जीवन मिशन को लेके कैग ने भी आप देखोगे बहुत चीज़ें हाईलाइट करी थी। तो इसके लेके अब सरकार का बड़ा फैसला आया है। सरकार ने साफ बोल दिया है कि 100 करोड़ से ऊपर के जो प्रोजेक्ट्स है जल जीवन मिशन के अंदर जो लिए गए थे, अब उन सारे प्रोजेक्ट्स की स्क्रूटिनी करी जाएगी, ठीक है। और साथ में मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है, एक मिनट कहाँ गया वो आर्टिकल, हाँ। तो यहाँ पे आप देखोगे कि करीबन करीबन 750 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स थे जो 100 करोड़ से ऊपर थे, और कुछ तो आप देखोगे 1000 करोड़ से ऊपर के भी प्रोजेक्ट थे। उन्होंने साफ बोल दिया है कि जब तक स्टेट्स जो हैं, ठीक है, मतलब आप देखोगे 3 क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करती हैं एक्चुअली। तो ये सारी 4 कंडीशन फुलफिल नहीं करती हैं। पहला तो ये है कि उनको है ना MOU साइन करना था, ठीक है, सेंटर के साथ। दूसरा, उनको हर गाँव का जल जीवन मिशन वाले उसका सुजल गाँव ID बनाना था ताकि डिजिटल मैपिंग हो सके जो भी आपने रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है वाटर का, ठीक है। प्लस आप देखोगे जो टाइमली फाइनेंशियल रिकन्सिलिएशन होता है कि भैया हमने इतना पैसा दिया था, फिर इतना पैसा वापस आया, ये लैप्स हो गया, वो पूरा फाइनेंशियल रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट आपको देना पड़ेगा। और साथ में जो भी नोटिफिकेशन है ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस पॉलिसीज़ का वो भी आपको देना पड़ेगा। जब तक ये 4 कंडीशंस फुलफिल नहीं होंगी तब तक आप देखोगे सेंटर ने मना कर दिया है कि हम स्टेट को कोई पैसा नहीं देंगे। इस साल आप देखोगे 1.5 लाख करोड़ का एक्स्ट्रा बजट सैंक्शन हुआ है इसके अंदर, ठीक है। और लगभग आप देखोगे इस स्कीम का खर्चा 8.7 लाख करोड़ का था, जिसमें से सेंटर जो है वो करीबन 5 लाख करोड़ देगी, बाकी 3 लाख करोड़ जो है वो स्टेट्स को लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो जल जीवन मिशन के ऊपर अब मैंने ये क्यों बताया आपको, एक तो ये आप अपने मेन्स आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हो जहाँ पे आप गवर्नेंस और डिलीवरीज और इन सब की बात करते हो। और दूसरा प्री से रिलेटेड, क्योंकि जल जीवन मिशन एक फ्लैगशिप स्कीम था और पूरे साल ये न्यूज़ में रहा है, तो जल जीवन मिशन के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। क्यों आया था, क्या ऑब्जेक्टिव है, कब आया था, इसकी डेडलाइन कब एक्सटेंड करी गई, क्या बजट साइज था, है ना, कौन कौन इसमें एलिजिबल रखते हैं, इसमें क्या क्या क्राइटेरियाज है, कितना स्टेट लगाएगी, कितना सेंटर लगाएगी, क्या इसमें कोई प्लान बनता है क्या। तो जल जीवन मिशन के बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। फिर आती है 2 न्यूज़, एक है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन से, ठीक है। वो आपको पता है कि बंगाल में क्योंकि इलेक्शन होने वाले हैं तो 60 लाख जो कैंडिडेट्स हैं वो अभी आप देखोगे मतलब उनका जो एप्लीकेशन है वो अभी होल्ड पे है। पता नहीं उनको मतलब वोटर का दर्जा मिलेगा नहीं मिलेगा, पता नहीं वो इस वोटिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ठीक है। 700 जुडिशियल ऑफिसर्स हैं, उनके पास आप देखोगे 67 लाख एप्लीकेंट्स हैं वो पड़े हुए हैं। कुछ आप देखोगे इस हेल्प करने के लिए, कुछ तो बंगाल में ही है, कुछ आप देखोगे उड़ीसा झारखंड जैसी स्टेट से भी हेल्प ली गई है कि वहाँ पे भी जो ट्रिब्यूनल्स वगैरह हैं ये वोटर वाली, उनसे आप देखोगे वो केसेस सॉल्व करवाए जा सकें। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि बहुत सारे जो माइग्रेंट लेबरर्स हैं वो ये बोल रहे हैं कि हमारा जो एम्प्लॉयर होता है वो हमें ऐसा नहीं हो कि हमें बांग्लादेशी समझ ले और हमें काम ना दे। तो हमारा ये लिए ये वोटर ID मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे हमारी जो आइडेंटिटी है और हमारा एम्प्लॉयमेंट या लाइवलीहुड है वो भी डिपेंडेंट करता है, ठीक है। प्लस आप देखोगे कि बहुत सारे ट्रिब्यूनल्स बनाए गए हैं, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि अगर आपका सपोज फर्स्ट एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया तो आप ट्रिब्यूनल में जाओगे, पर इस दौरान हो सकता है कि इलेक्शंस ही कंडक्ट हो जाएं, क्योंकि ये प्रोसेस कितनी जल्दी खत्म होगा ये पता नहीं। तो इसलिए लोग अब सारे घबराए हुए हैं। पहले तो पॉलिटिकल पार्टीज़ भी हेल्प कर रही थी, अब पॉलिटिकल पार्टीज़ बोल रही है कि भाई जो कोर्ट फैसला करेगा वही होगा, है ना। ऑल्दो पहले आप देखोगे रूलिंग पार्टीज़ जो थी उसने हियरिंग्स ऑर्गेनाइज करवाई थी, लोगों के लिए कैंपिंग वगैरह कराई थी, अपने जो बूथ लेवल एजेंट्स होते हैं उनसे भी हेल्प प्रोवाइड करवाने की कोशिश करी थी। पर अभी आप देखोगे वो लोग सब कैंपेनिंग में इन्वॉल्व हो चुके हैं और अब इन लोगों के ऊपर छोड़ दिया है। जैसे कई माइग्रेंट्स थे, उनका 2002 की लिस्ट में नाम था, ठीक है। अब उनके बच्चे जो थे वो मतलब क्योंकि आप देखोगे जो पेरेंट्स थे, है ना, कहीं ना कहीं जैसे अब किसी के 6 बच्चे हैं तो अब
उसके नाम में प्रॉब्लम आई तो उनके 6 बच्चों को भी फ्लैग किया जा रहा है। तो वो ये बोल रहे हैं कि हमें क्यों फ्लैग किया जा रहा है, जबकि आप देखोगे इशू पुराने वाले में है। तो ये बहुत सारे जो इश्यूज़ हैं वो मतलब देखने को मिल रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक बार चेक करना पड़ेगा कि क्या हो सकता है। ठीक है, और इसी के साथ एक और न्यूज़ आती है, वो ये वाली है कि आपको पता है लास्ट ईयर सरकार ने एक ड्राइव चलाई थी जहाँ पे जो भी बांग्लादेश से लोग आए थे, जो इलीगल माइग्रेंट्स थे, ठीक है, उनको वापस डिपोर्ट करने की एक्सरसाइज शुरू करी थी। तो इसमें ऑल्दो अभी दिल्ली का ही डेटा आया है, बट दिल्ली में ही आप देखोगे पिछले 9 मंथ्स, उसके बाद वाले 9 मंथ्स, ऐसे आप देखोगे तो मतलब नंबर ऑफ पीपल जिनको हम वापस भेज रहे हैं अगरतला बॉर्डर से वापस बांग्लादेश में, वो बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि वो आप देखोगे या तो ओवरस्टे कर गए हैं या फिर विदाउट डॉक्यूमेंट्स यहाँ रह रहे थे, रोहिंग्या रेफ्यूजीज वाला भी इशू था, है ना। तो इस वजह से आप देखोगे बंगाली माइग्रेंट्स नहीं, जो बांग्लादेशी इलीगल माइग्रेंट्स थे, उनको लेके भी एक इशू है। फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे, जो है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पे। हुआ क्या है, 4 मेजर जो अपनी मेट्रो सिटीज है जैसे कोलकाता, दिल्ली, है ना, यहाँ पे एक स्टडी करी गई थी वेस्ट वाटर की, ये देखने के लिए कि इंडिया में एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का क्या स्टेटस है। और बहुत ही खतरनाक स्टेटस आया है, बहुत ही खतरनाक बैक्टीरियाज यहाँ पे देखने को मिले हैं। बता रहे हैं कि जो बैक्टीरियाज हैं बेसिकली उन्होंने अपने आप को मॉडिफाई कर लिया है। ठीक है, या तो वो क्या करेंगे, अपने अराउंड जो उनकी सेल वॉल होती है उसको स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं ताकि वो जो आप दवाई दे रहे हो वो असर ही ना करे, या फिर वो अपना जेनेटिक जो होता है उसको इस तरीके से चेंज कर लेते हैं कि अगर वो आ भी जाए तो वो दवाई खुद ही मेटाबोलाइज हो जाए, या फिर आप देखोगे कि वो मतलब ऐसे कोई मॉलिक्यूल्स रिलीज कर दे कि वो दवाई जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाए। और बैक्टीरियाज की खास बात क्या है, जैसे हम तो होता है अपने जीन्स अपने ऑफस्प्रिंग्स में देंगे, अपने बच्चों को देंगे, ये अपने आजू बाजू के जो बैक्टीरियाज है उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए कॉज ऑफ कंसर्न है, क्योंकि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जो है वो बहुत तेजी से फैलता है। फिर आप देखोगे एआई को रिलेटेड ना 3 न्यूज़ आर्टिकल्स आए हैं कि कैसे दिल्ली में जब जो सड़कें वगैरह बनाई जाती हैं, फिर आपको पता है प्रॉब्लम आ जाती है, कई सड़कें ढह जाती है, कहीं पे गड्ढे हो जाते हैं। तो इसके लेके जब भी कोई सड़क बनाई जाएगी उसके 7 दिन के अंदर अंदर एक क्यूआर कोड लगाया जाएगा जो पब्लिक स्कैन करके उस पर फोटो या अपना फीडबैक दे सकती है। तो ये होता है कि कैसे आप एआई या टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हो गवर्नेंस सर्विसेज और डिलीवरी को इंप्रूव करने के लिए। वैसे मध्य प्रदेश ने एक बड़ा आप देखोगे डिसीजन लिया है कि एआई को यूज़ करेंगे वो लोग पब्लिक सर्विसेज इंप्रूव करने के लिए, जिसमें वो लोग एक पायलट प्रोजेक्ट करेंगे। ठीक है, और उसको अलग अलग विभागों में लगा के इंश्योर करेंगे कि एआई से आप कैसे एक तो फीडबैक ले सकते हो। एआई से आप देखोगे कि फार्मर्स, यूथ, रूरल, है ना, अंडर प्रिविलेज और माइनॉरिटी कम्युनिटीज़, इनको आप कैसे फास्ट ट्रैक तरीके से स्कीम्स में एनरोलमेंट कर सकते हो, बेनिफिशरीज को आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, प्लस गवर्नेंस सर्विसेज को इंप्रूव कर सकते हो। इसके लिए ऑलरेडी कुछ प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जैसे गिरदवारी बेस्ड एआई रिपोर्ट्स बनने लग गई हैं सिप्री प्रोजेक्ट के अंदर, है ना। सारा और उन्नति एग्री जीआईएस आया है जिसमें आप क्रॉप की मैपिंग वगैरह करते हो एआई को यूज़ करके। वैसे ही सुमन सखी इनिशिएटिव है मैटरनल और चाइल्ड केयर को ट्रैकिंग करने के लिए, है ना। वैसे एमपी कौशल रथ या ज्ञान कोश इनिशिएटिव है स्किल और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए। तो ऐसे एमपी जो है वो एआई का बड़े स्तर पे इस्तेमाल करेगा इसके लिए। ठीक है, ये क्यूआर कोड वाला मैंने आपको पहले ही बता दिया कि दिल्ली की सड़कों वालों, अब दिल्ली को एक आराम मिलने वाला है जहाँ पे आप ये कर सकते हो। अब गुड़गांव में एक नया फीचर आने वाला है कि गुड़गांव क्या कर रहा है, एआई चैटबॉट को यूज़ करेगा। बेसिकली एआई बेस्ड वॉइस एक यूज़ करेगा ताकि जो लोग अपना टाइम पे पानी का बिल नहीं भरते हैं उनको कॉल करेगी, एक प्यारी सी आवाज़ होगी, वो बोलेगी कि आपने अपनी सिविक ड्यूटी पूरी नहीं करी है, आपने बिल नहीं भरा है, और ऐसे रिमाइंडर कॉल्स करती रहेगी जब तक कि आप अपना बिल नहीं भर देते। तो यहाँ पे आप देखोगे आप एलिमिनेट कर सकते हो डेली में जो एक ह्यूमन आपका यूज़ करना पड़ता है आपको, और एआई जो है वो यही सारे काम कर देगा। ठीक है, दिल्ली में क्या हो रहा है, फॉरेस्ट कवर बढ़ाने के लिए, और दिल्ली का आपको पता है बजट भी आने वाला है, तो दिल्ली में फॉरेस्ट कवर बढ़ाने के लिए स्पेशल वंस मतलब जो बेसिकली कोई ना कोई थीम पे होंगे, जैसे अपने जोडियक साइन होते हैं, स्टार्स होते हैं, कोई एशियन ट्रेडिशन होते हैं, उनके नाम पे अब छोटे छोटे जो ये होते हैं ना वन, या फिर अपन बोलते हैं ना जो फॉरेस्ट वगैरह होते हैं छोटे छोटे अर्बन फॉरेस्ट, वो डेवलप किए जाएंगे, और नाम भी उनका ऐसे ही होगा, राशि वन, ऋतु वन, ताकि आपको अपने ट्रेडिशन और कल्चर के बारे में भी पता लग सके। फिर एक न्यूज़ है नेपाल से, इस पर अपन पहले भी बात कर चुके हैं। नेपाल में आपको पता है यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी ने ओवर स्वीपिंग मेजोरिटी ली है, और बलेंद्र शाह जो हैं, जो पहले काठमांडू के मेयर हुआ करते थे, वो अब बेसिकली नेपाल के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। ये मधेसी कम्युनिटी से आते हैं जो तराई रीजन में रहती है। ठीक है, इन्होंने बेसिकली जो ये है वो ये रामनवमी को लेंगे बेसिकली, है ना। और कहीं ना कहीं ये बताते हैं कि कैसे रामायण से टच है, या जो हिंदू एक मेजॉरिटी नेशन है नेपाल में, वो भी एक वे बताता है। और पहली बार ऐसा होगा कि तराई रीजन से आपको एक मेजॉरिटी लीडर वहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बारे में अपन पहले भी बात कर सके हैं कि नेपाल की जो असेंबली है उसमें जितने भी आप देखोगे सीट्स हैं, उसमें 165 तो डायरेक्टली फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, जो कि अपन डायरेक्ट इलेक्शंस करते हैं वहाँ से आती हैं, और जो कुछ सीट्स हैं, ठीक है, से 275 सीट्स है, उसमें से 165 तो एफपीटीपी से भरी जाती हैं, और बाकी सीट जो है वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से। तो दोनों ही जगह राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी जो है मेजॉरिटी पार्टी निकल के आई है। ठीक है,
फिर ये एयर फेयर से रिलेटेड एक बड़ी न्यूज़ है कि पहले क्या हुआ था आपको पता है, इंडिगो का जो पूरा फियास्को हुआ था दिसंबर में, उसके बाद सरकार, क्योंकि बाकी एयरलाइंस अपने प्राइसेस जो थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए थे, तो सरकार को इंटरवीन करना पड़ा और उन्होंने बेसिकली कैपिंग लगा दी थी कि भैया अगर आप 500 किलोमीटर की फ्लाइट लेते हो तो आप 7,500 से ज़्यादा नहीं चार्ज कर सकते, अगर आप 1,000 किलोमीटर की फ्लाइट ले रहे हो तो आप 12,000 से ज़्यादा नहीं चार्ज कर सकते, या फिर आप 1,500 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हो तो 15,000 से ज़्यादा नहीं ले सकते, या फिर अगर आप 1,500 से ऊपर का ले रहे हो तो भी आप 18,000 से ज़्यादा की फ्लाइट नहीं चार्ज कर सकते। तो ये कैपिंग कर रखी थी। अभी क्या हुआ, क्योंकि आपको पता है वेस्ट एशिया में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, जेट फ्यूल के प्राइसेस वगैरह बढ़ रहे हैं, इनको भी लंबे रूट्स वगैरह लेने पड़ रहे हैं, है ना, फ्लाइट्स भी आप देखोगे कम चल रही हैं, तो ऑब्वियसली कॉस्टिंग बढ़ गई है फ्लाइट की, और उन्होंने रिक्वेस्ट किया था एयरलाइन ग्रुपिंग फेडरेशन ऑफ इंडियन एयरलाइंस ने गवर्नमेंट को कि आप प्लीज़ ये एयर कैपिंग हटा दो, है ना। और रुपये और डॉलर में भी आपको जो वेरिएशन देखने को मिल रहे हैं, इस वजह से आप देखोगे एयरलाइंस के ऑपरेशंस महंगे हो रहे थे, तो सरकार ने ये एयर कैपिंग जो थी वो हटा दी है, तो फ्लाइट्स महंगी होने वाली हैं। बट इसमें सरकार ने जब कैपिंग हटाई थी तो उन्होंने यही कहा था कि आप बेसिकली रिस्पॉन्सिबल तरीके से एक्ट करोगे, है ना, और गवर्नमेंट कभी भी चाहे तो वापस से कैपिंग लगा सकती है, इंटरवीन भी कर सकती है, तो आप अनजस्टिफाइड तरीके से फेयर प्राइस नहीं बढ़ाओगे, ना ही पीक डिमांड और एक्सीजेंसी या डिस्ट्रप्शन का फायदा उठाओगे गलत तरीके से, पब्लिक इंटरेस्ट में काम करोगे, तो ये एयर कैपिंग हम वापस नहीं लगाएंगे। तो एक काफ़ी बड़ी न्यूज़ है ये। फिर आप देखोगे हिमाचल प्रदेश से एक न्यूज़ आती है जहाँ पे आप हर साल क्या पढ़ते हो कि सरकार का बजट बढ़ रहा है, चाहे वो सेंटर हो चाहे वो कोई भी स्टेट हो। हिमाचल से एक अलग ही न्यूज़ देखने को मिलती है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में जो चीफ मिनिस्टर है सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने, उन्होंने एक बजट प्रेजेंट किया था इस बार का, जिसमें पिछले साल का जो बजट था वो करीबन 58,000 करोड़ का था, और इस साल का बजट 54 मतलब 55,000 करोड़ का ही है, तो 3,000 करोड़ के आसपास आप देखोगे उन्होंने घटौती करी है। और उन्होंने वो साफ साफ बोला है कि इसका जो रिस्पॉन्सिबल है वो है सेंटर, क्योंकि उनको रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स नहीं मिलेंगे, जो कि 8,000 करोड़ के होते हैं, जो उनका एनुअल लॉस है। अब कुछ भी बोल लो, पर एक एक सरकार जब बजट कम करती है तो ये एक अच्छा सिग्नल नहीं देती है, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे लिखी है, हिमाचल प्रदेश से अगर कोई है तो उनको ये वाला जो इशू है वो थोड़ा सा और पढ़ना पड़ेगा, ओके। यहाँ पे एक आर्टिकल है पी चिदम्बरम जी का, ठीक है, जो इलेक्शंस के बारे में बात करें, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेके, ज्ञानेश कुमार जी को लेके जो एक इम्पीचमेंट मोशन भी आया था पार्लियामेंट में, उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। वो बता रहे हैं कि कैसे हमारे पास जो हमारे पास शेषन साहब जैसे या कृष्णमूर्ति जी जैसे या लिंगडॉ जैसे सीईसीज रहे हैं, तो उसके टाइम पे आप देखोगे आज के जो सीईसी और जो एसआईआर पूरा एक्सरसाइज हो रहा है, ये कहीं ना कहीं आप देखोगे एक क्वेश्चन रेज करता है, ठीक है। और मतलब बेसिकली वो बोल रहे हैं जैसे अभी बंगाल में जो इशू आया ना कि 60 लाख वोटर्स को अभी पता ही नहीं है कि वो सिटीजन्स होंगे या नहीं होंगे, तो वो ये बोल रहे हैं कि ये तो इंडिया की जो फिलोसफी थी कि हमारे यहाँ पे हर कोई सिटीजन जो है उसका राइट टू वोट है, कि अगर वो मतलब वोट नहीं करेगा तो पार्टिसिपेट कैसे करेगा, हर वोट की एक वैल्यू होती है, इस प्रिंसिपल के खिलाफ ही जा रहा है, ठीक है। तो इलीगल ग्राउंड्स के बेसिस पे उनको हटाया जा रहा है, बट ये तो मतलब 10% मैंने आपको बताया ना, लगभग 10% है वो एवरेज जितने वोटर्स को एसआईआर एक्सरसाइज की वजह से बाहर जाना पड़ा है। कई कई जगह तो ये 13-15% भी गया है, लेकिन मेजोरिटी ऑफ जगह पे 10% रहा है वो, ठीक है। फिर एक न्यूज़ आर्टिकल आता है बेसिकली अपना हीट वेव वाले सेक्शन से। तो आपको पता है कि मार्च में अभी कई कई जगह पे बारिश, हेल स्टॉर्म्स और ये सब देखने को मिला था, है ना, और फेब्रवरी में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, तो ये बेसिकली क्लाइमेट चेंज का एक स्वरूप है जो हम देखने को मिल रहा है। और अभी भी आगे भी वर्षा होने वाली है, दो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज इंडिया को अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है। पहला वाला जो थंडर स्टॉर्म वगैरह लाएगा वेस्ट बंगाल, सिक्किम और ये पूरे सब हिमालयन रीजन में, और दूसरा वाला जो है बेसिकली वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया और नॉर्थ इंडिया, उन दोनों को इम्पैक्ट करेगा। अभी वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस क्या होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, बेसिकली वेस्ट से आने वाली एक विंड्स मान लो, ठीक है, जो क्या होता है वेस्ट से आ रही हैं तो बीच में रेड सी, कैस्पियन सी, है ना, मेडिटेरेनियन सी, ब्लैक सी, अरेबियन सी सब पड़ता है, तो यहाँ से ये मॉइस्चर उठाती हैं, और फिर आप देखोगे जब ये इंडिया में आती हैं तो ये हैवी इंटेंस बारिश, हेल स्टॉर्म, थंडर स्टॉर्म्स, ये सारी चीज़ें लाती हैं, तो इस वजह से आप देखोगे इंडिया में बारिश भी होती है। ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस काफ़ी सब्जुगेटेड थे, ठीक है, और अभी वापस से एक्टिवेट हो गए हैं बिकॉज साइक्लोनिक सर्कुलेशन एक्टिव हुए हैं इंडिया में, ठीक है। ये वही है जिसको अपन नॉर्थ वेस्टर्स कहते हैं, जो बंगाल में आप देखोगे ड्रेडेड हैं, है ना, काल बैसाख, नॉर्थ वेस्टर्स, उनके नाम सुने हैं ना, तो ये वही वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज हैं जो ये विंड्स कॉज करते हैं, जो लोकल विंड सिस्टम्स होता है ये कॉज करते हैं। फिर एक आर्टिकल है बेसिकली फायर पे, तो आपको पता होगा रिसेंटली आईसीयू यूनिट में आग लग गई थी, ठीक है, कटक उड़ीसा में, और दिल्ली में भी आप देखोगे एक रेजिडेंशियल कम कमर्शियल बिल्डिंग थी, उसमें भी 9 मेंबर्स ऑफ द फैमिली थे, उनकी जान चली गई, क्योंकि वही होता है नीचे दुकानें होती हैं ऊपर फैमिली रहती है, पर हमारे यहाँ पे जो फायर के पूरे लाइसेंसेज होते हैं वो लिए नहीं जाते हैं, एक ही एंट्री एग्जिट पॉइंट होता है, लिफ्ट वगैरह होती नहीं है, उसमें आप देखोगे जो स्प्रिंकलर सिस्टम्स और जो हमारे बिल्डिंग कोड्स हैं, ठीक है, नेशनल बिल्डिंग कोड है जो बेसिकली एक तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने इशू करे हैं वो कुछ गाइडलाइंस हैं, प्लस एक नेशनल बिल्डिंग
कोड है वो दोनों ही फॉलो नहीं होते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर्स भी चलने लायक कंडीशन में नहीं होते हैं, आप कॉल करते हो फायर की जो गाड़ी होती है वो भी डिलेड आती है। इन सब चीज़ों की वजह से होता क्या है, अल्टीमेटली ह्यूमन लाइफ चली जाती है। तो इट इज़ हाई टाइम कि हमारे यहाँ पे जो ये एनफोर्समेंट है ना लॉज का, वो ढंग से हो, ठीक है, विजिलेंस हो। आपको अगर लाइसेंस मिल भी जाए उसके बाद भी चेकिंग होनी चाहिए कि भाई आप फायर सेफ्टी मेजर्स फॉलो कर रहे हो नहीं कर रहे हो। लोग क्या करते हैं, लाइसेंस मतलब ओरिजिनली कुछ और दिखाते हैं, फिर अपने स्ट्रक्चर को मॉडिफाई कर देते हैं, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर सकें। हमारे यहाँ पे जो वायरिंग का लोड होता है, पावर सिस्टम का जो लोड होता है, वो भी पहले रेजिडेंशियल के हिसाब से लिया जाता है, फिर उसी में आप देखोगे कमर्शियल काम करते हैं तो ताकि उनको कमर्शियल वाली जो रेट है वो ना भरनी पड़े। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ों की वजह से अल्टीमेटली क्या होता है, कोई बड़ा हादसा हो जाता है और अल्टीमेटली फिर हमें समझ में आता है कि इस चीज़ पर हमने काम नहीं किया, तो उसको पहले से ही सॉर्ट करने की ज़रूरत है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे जो है यूथ सुसाइड को लेके। तो ये बेसिकली एक बड़ी न्यूज़ थी राजस्थान से। आपको पता है कि 2 लड़कियां थी, उनकी शादी करवाई जा रही थी, 25 और 23 एंड 2 बहनें थी, और वो बेसिकली उन्होंने अपनी खुद की जान ले ली ताकि उनकी मर्जी के खिलाफ शादी ना हो। और ये हमें एक लार्जर क्वेश्चन ले जाता है सुसाइड के ऊपर। देखो मेजोरिटी ऑफ द सुसाइड जो बच्चे करते हैं लेस देन 25 ईयर्स ऑफ एज के, ठीक है, वो इंडिविजुअल या साइकोपैथिक एटीट्यूड की वजह से नहीं करते, वो बेसिकली सोसाइटल प्रेशर या सोसाइटी की वजह से करते हैं, जहाँ पे आप देखोगे उनके जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो पूरे नहीं हो रहे और उनके एस्पिरेशंस के खिलाफ सोसाइटी काम कर रही है, ठीक है। इसलिए आपको देखोगे कि इस वाली एज ग्रुप में आपको काफ़ी सारे सुसाइड्स केरला और तमिलनाडु जैसी डेवलप्ड स्टेट्स में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये जो डेथ बाय सुसाइड है वो काफ़ी एक लीडिंग कॉज है यंग पीपल में। इंडिया में अगर आप देखोगे ये जो सुसाइड है वो बेसिकली जो अपना सोशल चेंजेस होता है उसके साथ काफ़ी कोइंसाइड करता है, ठीक है। इनफैक्ट एक फ्रेंड सोशियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने यही कहा था कि जब इंडिविजुअल्स जो है कितना इंटीग्रेट हो पा रहे हैं सोसाइटी से, कितना आप देखोगे ये डिसाइड करता है कि सुसाइड 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है इकोनॉमिक सुसाइड, ठीक है, जहाँ पे कोई रैपिड सोशल इकोनॉमिक चेंज आया, जहाँ पे आप नॉर्म्स डिस्टर्ब हो गए और इसलिए आप उसके साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहे हो। और दूसरा होता है फेटलिस्टिक सुसाइड, जहाँ पे आप देखोगे कि मतलब कोई मतलब वो होता है ना कि सोसाइटी आपके ऊपर कुछ ऑप्रेस करने की कोशिश कर रही है, आपके ऊपर कुछ दबाव बनाने की कोशिश कर रही है जिससे आप कोप अप नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। चाइना ने सुसाइड की रेट्स को काफ़ी कम किया था 1990s में, और वो उन्होंने सिर्फ मेंटल हेल्थ सर्विसेज को इंप्रूव करके नहीं किया था बल्कि अपनी जो सोशल स्ट्रक्चर्स होता है उसमें चेंज लाए थे, ठीक है। उन्होंने साफ साफ बोला है कि भाई अगर आपको सुसाइड रेट्स कम करनी है तो ये सरकार जो बोलती रहती है ना मेंटल हेल्थ, सिर्फ मेंटल हेल्थ चेंज करने से कुछ नहीं होगा। स्ट्रक्चरल चेंजेस आपको सोसाइटी में एक्सेप्ट करवाने पड़ेंगे, जहाँ पे लोगों की जो एस्पिरेशंस हैं, हाई क्वालिटी एजुकेशन है, एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, अपॉर्चुनिटी, लिव इन रिलेशनशिप्स वगैरह की जो आप देखोगे आज की रियलिटी है, इन सबको हमें एक्सेप्ट करना होगा, नहीं तो आपको ऐसे केसेस देखने को मिलते ही रहेंगे। फिर अपन आज का ये लास्ट आर्टिकल लेंगे, इसके बाद जो आज के थोड़े बहुत बचे हुए आर्टिकल्स हैं प्लस जो कल का न्यूज़पेपर है वो अपन कल की क्लास में कर लेंगे, ठीक है, नहीं तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। तो आंध्र प्रदेश में आप देखोगे एक आर्टिकल आया है कि कैसे आंध्र प्रदेश की सरकार जो है फाइनेंशियल इंसेंटिव प्रोवाइड कर रही है कपल्स को कि ताकि वो अपना सेकंड या थर्ड चाइल्ड लें। आंध्र प्रदेश की एक्चुअली टोटल फर्टिलिटी रेट जो है वो 1.5 हो गई है। जो आपको पता है रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी रेट जो होती है, जिसमें एक जनरेशन जो है वो दूसरी जनरेशन को कंप्लीटली रिप्लेस कर देगी, जो होती है 2.1, उससे काफ़ी कम हो चुकी है। तो ऑब्वियसली एजिंग पॉपुलेशन होगी, बच्चे नहीं होंगे तो उनको दिक्कत आएगी आगे, है ना। तो आंध्र प्रदेश जो है उसमें वही बता रहे हैं कि एजुकेशन जितनी बढ़ रही है, लेट मैरिजेस हो रही हैं, प्लस आपको पता है इनफर्टिलिटी वगैरह हो रही है, लोगों को लाइफ वगैरह के जो चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, प्लस लोगों में जागरूकता बढ़ रही है ना। तो वो सारी चीज़ें जो हैं एक मतलब फैक्टर हैं कि लोग बच्चे पैदा नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं आप देखोगे जो विमेन भी वर्किंग हो गई हैं तो बैलेंस नहीं बन पा रहा है वर्क और फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में, जेंडर इक्वालिटी भी नहीं है, सपोर्टिव एनवायरनमेंट भी देने की ज़रूरत है अगर आपको बच्चों को ये जो होता है ना TFR आपको बढ़ाना है। इसमें सरकार बोल रही है कि भाई जॉइंट फैमिलीज़ को भी मतलब सपोर्ट करना चाहिए, लार्जर फैमिलीज़ होंगी तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं, है ना। अगर एक महिला काम पे निकलती है तो दूसरे कोई ना कोई लोग होते हैं घर में उस बच्चे को हैंडल करने के लिए। IVF ट्रीटमेंट्स को भी आप देखोगे प्रमोट किया जा रहा है, उनको थोड़ा सा कम किया जा रहा है, सब्सिडाइज किया जा रहा है, ताकि बच्चे जो हैं मतलब पेरेंट्स के ऊपर ये बोझ ना आए, कहीं ना कहीं वो कम करते हैं तो IVF की तरफ लोग ज़्यादा अट्रैक्ट भी होंगे, इवन एट हायर एजेस के हम बच्चा तो कर लें, ठीक है। तो ये कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स थे, थोड़ा सा हैवी हो गया है आज का। ऑलमोस्ट अपना सबसे लंबा डिस्कशन तो ईरान US पे था, बट इट्स नेसेसरी ऑल्सो। और अपन बाकी कुछ आर्टिकल्स बचे हैं, प्लस अपन जो कल का न्यूज़पेपर है वो कल करेंगे। कोई भी डाउट्स है तो आप मुझसे @प्रज्ञा मार्क टेलीग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं। एंड हम फिर से मिलेंगे। ऑल द बेस्ट फॉर इंटरव्यूज़, जिसके इंटरव्यूज़ है, मेरी कोई हेल्प लगे तो बता देना। एंड थैंक यू।